उनमें से मशहूर 4 हैं, सी शार्प, VB.NET, VLC.NET, J शार्प। ठीक है, हम जिस पे काम करेंगे वो हम किस पे काम कर रहे हैं, सी शार्प पे। तो जब आप इंस्टॉलेशन करने लगे तो एटलीस्ट आपने 3 चीज़ें इंस्टॉल करनी है। एक तो .NET तो इंस्टॉल होगी, उसके साथ आप सी शार्प इंस्टॉल कर लें। अगर आप VB.NET और VC.NET और J शार्प को अनचेक भी कर दें तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज आपने वो यूज़ नहीं करनी, लेकिन एटलीस्ट आपने सी शार्प करनी है, ASP.NET करनी है। रिमेंबर, सी शार्प, ASP.NET और तीसरी चीज़ है SQL सर्वर। ये इसके साथ बिल्ट इन आती हैं, एक्स्ट्रा नहीं होगा, ये सारा एक बंडल में आता है, लेकिन ये 3 चीज़ें आपने एटलीस्ट इंस्टॉल करनी है, सी शार्प, SQL सर्वर और ASP.NET। ठीक है, बिकॉज ये तीनों हम यूज़ करेंगे। डेटाबेस एप्लीकेशन जब हम बनाएंगे तो SQL सर्वर को यूज़ करेंगे, वेब बेस्ड एप्लीकेशन जब बनाएंगे तो ASP.NET को यूज़ करेंगे। इसी तरीके से एक और होता है फ्रेमवर्क, लेकिन वो इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा सी शार्प के साथ ही, .NET कम्पैक्ट फ्रेमवर्क। ये .NET कम्पैक्ट फ्रेमवर्क विंडोज़ मोबाइल्स के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो एप्लीकेशन विंडोज़ मोबाइल्स पे चलती है। जब उसकी बारी आई तो इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस कर लेंगे। सो हम एक पहला प्रोग्राम बिल्कुल बेसिक लेवल का बनाते हैं, साथ साथ थोड़ी सी आईडी की डिस्कशन करेंगे और फिर आगे चलेंगे। सो स्टार्ट पे क्लिक करें आप लोग, स्टार्ट, और प्रोग्राम्स के अंदर आप देखें विजुअल स्टूडियो 2005 या विजुअल स्टूडियो 2008, जो भी आपको नज़र आता है। उसके अंदर जहाँ पे वो एक डायमंड सॉर्ट की कोई चीज़ बनी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल 2005, उस पर क्लिक कर, है या नहीं है? 8 है, 5 है, जो भी है उस पर क्लिक कर दें। आपके सामने एक एप्लीकेशन आ गई, एक स्क्रीन आ गई है, उसके ऊपर लिखा होगा स्टार्ट पेज विजुअल स्टूडियो 2005 या विजुअल स्टूडियो 2008 एंड सो ऑन। सो ये जो चीज़ आपके सामने आई है, आ गई है सबके सामने, ये जो चीज़ आपके सामने आई है, इसे क्या कहते हैं? IDE। क्या कहते हैं? IDE। ID स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसे क्यों कहते हैं? इससे पहले भी आपने IDEs यूज किए हैं। इवन टर्बो सी जो है, दैट इज एन IDE, वो भी एक IDE है। देखो, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एटलीस्ट सी के अंदर सिंपली आप जब सिंपल सी का प्रोग्राम बनाते हैं उसमें 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आप एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग मीन्स कि आप प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, सोर्स कोड लिखते हैं। जो आप प्रोग्राम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं प्रोफेशनली? सोर्स कोड। ठीक है, वो सोर्स कोड होता है। ठीक है, देन आप उसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो जिस प्रोग्राम के अंदर आप लिखते हैं उसको हम कहते हैं एडिटर। जो प्रोग्राम जिसके अंदर आपको सोर्स कोड जिसके अंदर लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? एडिटर। नोटपैड इज एन एडिटर, आप वहां पे लिख सकते हैं। वर्डपैड, विनवर्ड, ठीक है, टर्बो सी, डेव सी, जितने भी ये सारे क्या हैं, ये तो खैर डेव सी वगैरह तो आईडीज हैं। इसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एडिटर। देखो, अगर आप लिखना चाहें डेस्कटॉप के ऊपर तो आप उस पर नहीं लिख सकते, क्यों? बिकॉज दैट्स नॉट मेंट फॉर राइटिंग। ठीक है, तो एक चीज जो आपको चाहिए, सबसे पहले एडिटर चाहिए जहां पे आप लिख सकें। फिर आपको कंपाइलर चाहिए जो कि आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में, मशीन में एक्चुअली कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा, हमेशा असेंबलर में कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज में। किसी भी लैंग्वेज का कंपाइलर है वो कभी भी नॉर्मली मशीन कोड जनरेट नहीं करता। कंपाइलर हमेशा सोर्स कोड से असेंबली का कोड जनरेट करता है। फिर असेंबली के लिए एक और कंपाइलर होता है जो प्री बिल्ट होता है विंडोज के अंदर या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर अवेलेबल होता है, हम कहते हैं असेंबलर। वो क्या करता है? वो आपके जो प्रोग्राम है असेंबली लैंग्वेज के जो कन्वर्जन दिया उसको मशीन में कन्वर्ट करता है, असेंबल करता है। ठीक है, सो ये यानी आपको कंपाइलर भी चाहिए प्रोग्राम बनाने के लिए, आपको एडिटर भी चाहिए, कंपाइलर भी चाहिए। C++ में एक और चीज़ होती है प्री प्रोसेसर जो कंपाइलेशन से पहले होता है, वो भी एक अलग से प्रोग्राम होता है, वो भी आपको चाहिए। फिर एक और प्रोग्राम होता है लिंकर, जो कि आपकी क्लास लाइब्रेरी को, बिल्ट इन फंक्शंस को आपके सोर्स कोड के साथ लिंक करता है, अटैच करता है, वो भी एक प्रोग्राम है लिंकर, वो भी चाहिए।
फिर एक होता है लोडर, जो कि आपके प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से उठा के मेमोरी के अंदर लोड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए और ये सारी अलग-अलग। IDE क्या करती है, इन सारी चीज़ों को उठा के एक जगह बंडल कर देती है, यानी एक ही प्रोग्राम, एक ही IDE के अंदर आपको एडिटर भी मिल जाता है, ठीक है, आपको प्रीप्रोसेसर या कंपाइलर भी मिल जाता है, आपको लिंकर भी मिल जाता है, लोडर भी मिल जाता है, ईच एंड एवरीथिंग, डिबगर भी मिल जाता है, हर चीज़ें मिल जाती है। तो IDE क्या करती है इन सारी चीज़ों को, इसीलिए इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मीन्स इकट्ठी, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये आपको जो सामने नजर आ रही है, ये क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है .NET लैंग्वेजेस की, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसमें क्या यूज करेंगे, दो चीज़ों को आप डेफिनेटली यूज करते हैं कि आप इसका एडिटर यूज करेंगे, दूसरा आप इसका कंपाइलर यूज करेंगे। अच्छी जो प्रोफेशनली आप काम करेंगे तो आपको डिबगर भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वो सारे फ़ायदा यह है कि सारे एक जगह इकट्ठे हैं, अदरवाइज आपको अलग-अलग करना। इस तरह किचन होता है, तो किचन में सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, तो आप जो भी चीज़ खाना बनाना चाहते हैं किसी भी टाइप का, वो सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाती हैं, आपको इधर उधर से नहीं लानी पड़ती। तो IDE में सारी चीज़ें किचन वाली या प्रोग्रामिंग रिलेटेड सारे टूल्स यहीं पे अवेलेबल होते हैं। अभी हम एक पहला सिंपल सा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। पहले मैं आपको एक छोटी सी विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन बनाऊंगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि चीज़ें कितनी ज़्यादा आसान, ठीक है। तो आप इस तरह करें, फाइल पे क्लिक करें। जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने नजर आ जाएगा न्यू, ठीक है। न्यू पे आप आ जाएं तो यहां पे आपके नजर आएगा प्रोजेक्ट, जी सॉरी, अच्छा कोई नहीं करते, कुछ नहीं करते। अच्छा अगर आपके सामने ये आ गई है ना कि एक स्क्रीन आ गई, एक सिलेक्ट करने आपने, जो आप C# सेटिंग को सिलेक्ट करके स्टार्ट वीडियो शुरू करें, किसी और पाया है वो बॉक्स, एनीवेज अभी वो आ जाएगा, ठीक है। आपने करना क्या, फाइल पे देखिए, आपको फाइल पे क्लिक करेंगे तो न्यू आ जाएगा। न्यू के आगे एरो है, मींस एक सब मेन्यू ओपन हो जाएगा, वहां पे लिखा होगा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे अपना कर्सर ला के वहां पे क्लिक कर दें। तो जब आप कर्सर पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपके सामने एक चीज आई है ना, इसको हम प्रोग्रामिंग की जुबान में कहते हैं डायलॉग बॉक्स। एक सिंपल सा एक फॉर्म है, लेकिन एक डायलॉग बॉक्स, मॉडल डायलॉग बॉक्स है, ये हम बनाना भी सीखेंगे ये कैसे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ आपको ऑप्शन मिलेंगे, विजुअल C# या VB.NET या वटेवर जो भी यहाँ पे हैं। आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, विजुअल C#, ठीक है। और वहाँ पे अगर आपको यानी लेफ्ट पेन में आप अगर विजुअल C# सेलेक्ट करते हैं तो राइट पेन में आपको विंडोज एप्लीकेशन नजर आ जाएगी, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लें। या नीचे कहीं पे आया होगा विंडोज, विजुअल C# के अंडर, उसी ट्री के अंदर सब ट्री में विंडोज है तो विंडोज को सिलेक्ट कर लें, और राइट साइड पे आपको मिल जाएगा विंडोज एप्लीकेशन, ठीक है। आ गया सबका, नहीं आया, ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे 3 टेक्स्ट बॉक्सेस लिखे हुए हैं, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, एक कॉम्बो बॉक्स है। पहला जो टेक्स्ट बॉक्स है ये आपको क्या कहता है, नेम, यानी आपके प्रोजेक्ट का कोई नाम होना चाहिए, ठीक है। कोई भी आप इसको अपनी मर्जी का नाम ले लें, इसने बाय डिफॉल्ट एक नाम दिया हुआ है, विंडोज एप्लीकेशन 1 या विंडोज एप्लीकेशन 2, वटएवर भी, आप इसको कोई भी नाम लें। फॉर एग्जांपल कह दें आप इसको फर्स्ट ऐप या कोई भी नाम, टेस्ट, कुछ भी इसको नाम दे दें, अपना ही नाम दे दें इसको, ताकि पता चले कि यार ये वाली एप्लीकेशन, कोई इसको नाम दे दें, नेम वाली। उसके अंदर नीचे आपसे ये पूछ रहा है लोकेशन, भाई इसको आप कहाँ सेव करना चाह रहे हैं। डिफॉल्ट में ये कहाँ होता है, सी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है उसके अंदर विजुअल स्टूडियो का फोल्डर होता है, उसके अंदर प्रोजेक्ट का फोल्डर होता है, उसके अंदर होगा ये। आप इसको डी ड्राइव में, ई ड्राइव में या अपना माई प्रोग्राम में रखना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके, ब्राउज पे क्लिक करें और अपनी मर्जी की जो भी लोकेशन है वहाँ पे जाके, लेट से किसी और जगह पे आप रखना चाह रहे हैं तो आप उसको वहाँ पे रख लें, ठीक है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे है सोल्यूशन नेम, सोल्यूशन, प्रोजेक्ट, ये 2 टॉप लेवल की चीजें। सोल्यूशन छोटा होता है, सॉरी प्रोजेक्ट छोटा होता है, सोल्यूशन बड़ा होता है। ऐसा भी हो सकता है आपके लेवल पे ये चीज की कोई वैल्यू नहीं, आपके लिए प्रोजेक्ट और सोल्यूशन बराबर है। लेकिन जब अच्छे प्रोग्राम्स बनते हैं, बड़े सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, तो एक सोल्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने कॉम्सिस को देखें, बड़ा प्रोग्राम है, कोई आपका यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको आप चेक कर लें। स्टूडेंट्स का देखो एक प्रोजेक्ट है जो स्टूडेंट का कंसोल है,
एक टीचर्स के लिए है, एक एडमिन वालों के लिए है, ठीक है, ये सब के लिए एक एक अलग अलग बना हुआ। तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक मेन सोल्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप अपने छोटे से दिमाग पे इसके लिए इतना ज़्यादा जोर ना दें। आपके लिए प्रोजेक्ट और सोल्यूशन फिलहाल बराबर है। ये याद रखें कि प्रोजेक्ट छोटा होता है, सोल्यूशन ज़रा बड़ा होता है। सोल्यूशन के अंदर प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। और जब ये आपका हो गया, ये सबका हो गया, सबके ये कर लिया सबने, किसी का प्रॉब्लम, ओके, सोल्यूशन को छोड़ दो, ओके कर दें इसको, ओके कर लें। अब किसी का कोई प्रॉब्लम है मुझे बता दें। ये आ गया, आपने पहले ओके किया है, ठीक है, आपका हो गया। जब आपने इसको ओके किया, सबसे पहले आपने विंडोज सी शार्प सेलेक्ट करनी, या फिर विंडोज पावर के लिए नेम एनएस आपने कर दिया, सी शार्प विंडोज के लिए नाम चेंज करना। ठीक है, अब आपके सामने ये जो चीज आई है, आपके सामने आया हुआ है फॉर्म 1, ठीक है। इसके अलावा आपको शायद बहुत सारी इस तरह की कोई विंडोज भी साथ साथ साइडों पे आ गई, नीचे भी विंडो होगी, साइड पे भी होगी, हैं। अब इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं। मुख्तलिफ तरह की हमारे पास यहाँ पे पैनल्स हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, जो साइडों पे आए हुए हैं ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, पैनल्स। मुख्तलिफ तरह के पैनल्स होते हैं। सोल्यूशन एक्सप्लोरर का होता है, प्रॉपर्टीज का होता है, टूल बॉक्स का होता है, मुख्तलिफ तरह के पैनल्स होते हैं। और अगर ना हो तो हम ऊपर जाके मेन्यू में से इनको पैनल्स को ला भी सकते हैं। हर पैनल में आपको राइट मोस्ट एंड पे 3 बटन्स नजर आएंगे, एक क्रॉस का और एक नेल सी नजर आएगी, आप पिन टाइप की चीज नजर आएगी, ये नजर आ रही है। इस पिन पे जरा क्लिक करें। अब इस पिन के ऊपर जो ही आप लेके आएंगे तो यहाँ पे एक आपको क्या कहते हैं इसको, हिंट नजर आ जाएगा ऑटो हाइड का। इसका मतलब यह है कि अगर नेल सीधी होगी तो वो वाला वहां पे मौजूद रहेगा। अगर आप इसको दोबारा एक मरतबा क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो आप अपनी स्पेस को बढ़ाने के लिए क्या कर दें, पैनल्स को हाइड करें। सिंपली एक मरतबा क्लिक करें, वो हाइड हो जाएगा। लेकिन आप जो ही जाके उस पैनल के ऊपर लेके कर्सर लेके जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। जरा इसको करके चेक करें, ऑटो हाइड वाले को क्लिक करें, हो गया सबका, समझ आ गई है, ठीक है, ओके। तो ये फॉर्म है। फिलहाल हम फॉर्म डेवलपमेंट नहीं करेंगे, ये हम कुछ 4-5-6 लेक्चर्स के बाद हम यहाँ पे आएंगे। मैं सिंपली आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये कितना आसान है। आप यहाँ पे इधर आपको एक और शायद आपके लेफ्ट साइड या राइट साइड पे एक पैनल नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर लिखा होगा टूल बॉक्स। टूल बॉक्स नजर आ रहा है, आ रहा है बच्चे आपको? टूल बॉक्स नजर आया है? टूल बॉक्स पे अगर आप कर्सर लेके जाएंगे तो बहुत सारे ये एक पैनल ओपन होगा जिसपे लिखा होगा ऑल विंडोज फॉर्म्स, कॉमन कंट्रोल्स एंड सो ऑन। नजर आए? सबको नजर आ गया? यहां पे एक चीज है बटन, बटन लिखा हुआ है। इसको डबल क्लिक कर दें या इसको ड्रैग कर लें पकड़ के फॉर्म के ऊपर। अगर नहीं है तो ऊपर से आ भी जाता है। अच्छा, एक बात याद रखिए कि आप फॉर्म आपका सिलेक्टेड हो तब वो टूल बॉक्स से आपको टूल नजर आएगा। बटन को ड्रैग करके अब अगर आप देखें कॉमन कंट्रोल पे क्लिक करें, बटन ड्रैग करके। अच्छा, अभी आप एक चीज थोड़ी सी नोट करें कि आप बटन को बड़े आराम से मूव कर सकते हैं, पकड़ के ना ड्रैग करके, जहां आपका दिल जाता है वहां आप रख सकते हैं, रख सकते हैं। इसको साइड से पकड़ के छोटा बड़ा करना चाहें वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे अगर आपने देख लिया ये, अब आप बटन को अगर सिलेक्टेड है तो यहां पे एक जो टैब नजर आ रहा है प्रॉपर्टीज का, इसको ओपन करें। हुआ है ओपन? अब यहां पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक चीज नजर आ रही है 4 कलर, नहीं 4 कलर को छोड़ दें, ऊपर से 1 मिनट, बिल्कुल टॉप पे चले जाएं और वहां पे आपका आ जाएगा बैक कलर। बैक कलर नजर आ रहा है, इसको सिलेक्ट करें, मतलब इसको क्लिक करेंगे तो कॉम्बो सा आ जाएगा।
एरो पे क्लिक करेंगे और कोई अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट कर लें। किया चेंज हो गया कलर, ठीक है। इसी तरीके से आप नीचे आए और नीचे एक चीज होगी टेक्स्ट, यहां पे अपना नाम लिखते हैं। टेक्स्ट वाले को क्लिक करो, यहां पे अपना नाम लिखते हैं। टेक्स्ट वाले पे जाके कोई भी टेक्स्ट, अपना नाम वटेवर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख दें। लिखा है? लिखा क्या जी? तो आपने देखा ये कितना आसान है, अपनी मर्जी से आप उसको मूव कर सकते हैं। अब इस तरह करें, इस बटन को डबल क्लिक कर दें, बटन के ऊपर डबल क्लिक करें। बटन में डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोई और प्रोग्रामिंग सी जिससे आप भागते हैं वो चीज आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पे आके ये जो फंक्शन बना हुआ है ना, प्राइवेट वॉइड बटन वन अंडरस्कोर क्लिक, ये एक फंक्शन इसने खुद बना के आपको दे दिया। आपसे नहीं कहता कि फंक्शन लिखो, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, हम एक्चुअली इवेंट हैंडलर लिखते हैं। यहां पे सिंपली आप इसकी बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, मैसेज बॉक्स। अच्छा, अब एक और चीज देखें, M-E आप करेंगे तो वो सामने लिखा हुआ एक इंटेलिजेंस आ जाएगी, एक विंडो सी आ जाएगी, उसमें मैसेज बॉक्स से सिलेक्ट करके एंटर कर दें। आई है नहीं आई? आपने ये बात लिखनी है वहां पे, फॉर एग्जाम्पल MESSAGEBOX डॉट शो और डबल कोट्स के अंदर यहां पे अपना नाम लिखें। मैसेज बॉक्स आपने ME जो ही लिखोगे ना तो वो एक विंडो सी आ जाएगी, वहां पे एरो की के थ्रू मैसेज बॉक्स को उसको एंटर कर दें सिलेक्ट करके, और फिर मैसेज बॉक्स जब लिखा डॉट डालेंगे तो फिर एक विंडो आ जाएगी आपके सामने। इसे हम कहते हैं, इस विंडो को कहा जाता है इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं? बस इसका प्रॉपर जो नेम है, जो मतलब प्रॉपर नेम है वो है इंटेलिजेंस। ये आपको हिंट्स प्रोवाइड कर, ठीक है। इसका नाम क्या है? इंटेलिजेंस, ठीक है। और यहां पे आपको शो नजर आ रहा होगा, शो पे क्लिक कर दें या डायरेक्टली ये वाली चीज लिखते हैं और उसके अंदर जो पैरेंथेसिस है वो डालें और यहां पे कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं। लिख दिया? अब इस तरह करें, अगर लिख लिया है तो बिल्ड, ऊपर मेन्यू के अंदर आपको एक मेन्यू नजर आएगा बिल्ड, बिल्ड पे क्लिक करें, नहीं सॉरी डिबग पे, बिल्ड पे नहीं डिबग पे, जी जब आप ये कर लें तो कंट्रोल F5 प्रेस करें या डिबग में जाके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग पे क्लिक कर दें, या कंट्रोल F5 प्रेस करें या स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन आपके सामने आ गई। और जी जिनके एरर आ रहे हैं मैं वो आगे ठीक करता हूं, और अगर आप जिनका चल गया, अगर चल जाए तो आप जब बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आपने मैसेज बॉक्स किया तो वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। सबका एरर आ गया? सेमीकोलन डाला एंड में? ये भी आप ये आपके पीसी का प्रॉब्लम है, इसमें आपके को मसला
भी मैं दोबारा आपको करवाऊंगा। ये सिर्फ एप्लीकेशन बनाने का मकसद ये था कि आपने देखा एक छोटी सी एप्लीकेशन जिस पर क्लिक करके आप अपना कोई मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। इट्स वेरी इजी और बहुत सारी बिल्ट इन चीज़ें यहाँ आपको प्रोवाइड करते हैं। मतलब बटन आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ी बटन बनाने के लिए, बटन आपने ड्रैग ड्रॉप किया, उसका टेक्स्ट चेंज किया। जब विंडोज पर डाउनलोड तो इसकी सारी बैकएंड डिटेल बताऊंगा ये कैसे हो गया सारा। लेकिन ये वाले जो अभी हमने एक्सरसाइज किया है इसका बेसिक पर्पस क्या था? सिंपली आपको ये चीज़ बताना कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। थोड़ी सी आपको टेक्निक्स पता हो, सिंटैक्स का पता हो, क्लास लाइब्रेरी का पता हो, ठीक है। जिस तरह मुझे अब पता है कि यार मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाना तो मुझे ये फंक्शन यूज़ करना है, सो मैं ये यूज़ करूँगा। आपको अगर नहीं पता तो आप नहीं कर सकते। और इस प्रोग्राम का बेसिक पर्पस आपको बेसिक जो लाइब्रेरी है उससे आपको फेमिलियर करना, ठीक है। सो दैट वाज योर फर्स्ट एप्लीकेशन डेमो। अभी हम एक्चुअल एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। अब आप उसी तरीके से फाइल पे क्लिक करें। ये ऑलमोस्ट ये जो लेक्चर्स हैं ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, सो आप इसकी रिकॉर्डिंग ले भी सकते हैं। यूट्यूब पे भी मैं कोशिश करूँगा रख दूँ इसको एडिट करके, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट राइटिंग एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, क्लियर। इसलिए इतना टाइम मैंने ज़ाया किया था कि बाद में आपको आसानी रही, ठीक। और इसलिए मैंने कहा कि वो अच्छा सा लैपटॉप बिकॉज ये भी मैं लेके आया हूँ, अदरवाइज आई डोंट नीड दैट। अब आप फाइल पे क्लिक करें। अभी हम एक्चुअल जो कंसोल एप्लीकेशन है बिल्कुल बेसिक लेवल की एप्लीकेशन जिसमें हम सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे आज के दिन के, वो आएंगे। टाइम क्या हो गया है? टाइम काफ़ी ऊपर हो गया है। एनीवेज फाइल पे न्यू पे उस तरीके से प्रोजेक्ट पे आ जाएं। जी हाँ, नहीं क्लोज करने की जरूरत नहीं है। फाइल पे क्लिक करें, न्यू प्रोजेक्ट पे आएँ और यहाँ पे आप कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लें। विजुअल सी शार्प को क्लिक करें और आगे कंसोल एप्लीकेशन एक ब्लैक सी वो आपको जो बुरी लगती है स्क्रीन वो वाली आपके सामने फिर आ जाए। हो गया बच्चे? कंसोल एप्लीकेशन और नीचे जो भी उसका आप नाम रखने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल डे 1 रख लें या ऐप 1 जो भी करते हैं डे 1 रख लें और इसको ओके कर दें। अब आपके सामने जो स्क्रीन आई है वो थोड़ी पहली वाली से डिफरेंट आई है, ठीक है। बिकॉज पहले हम विंडोज एप्लीकेशन बना रहे हैं, अब हम विंडोज एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं, अब हम कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हैं। कंसोल एप्लीकेशन को जो आपकी कंसोल जिसमें कमांड प्रॉम्प्ट होती है उसके ऊपर रन कर। हम ये क्यों बना रहे हैं? बेसिकली क्वेश्चन पैदा था जब वो इतनी अच्छा आसानी से प्यारी चीज़ें नजर आ रही थी तो ये हमने क्या फिर हमारे सामने ओपन कर दी। रीज़न ये है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हिडन है वहाँ पे, वो खुद कर रहा होता है सारा का सारा। यहाँ पे आपके सामने है पूरा जो भी प्रोग्राम होगा वो इसी एक पेज के ऊपर होगा। उसके अंदर एटलीस्ट जो आपने एक फॉर्म बनाया था उसके अगेंस्ट कम से कम 6-7 फाइलें बन रही होगी। एक उसकी कोड बिहाइंड फाइल होती है, एक उसकी फॉर्म की प्रेजेंटेशन फाइल होती है, उसके अगेंस्ट जो आप उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंट्रोल करते हैं उसकी फाइल होती है, उसकी रिसोर्स फाइल होती है, ठीक है। सो लॉट ऑफ फाइल्स आर देयर। यहाँ पे एक ही मस्कीन सी फाइल है जिसके अंदर मेन भी है, सारा कुछ आपको प्रॉपर फ्लो भी समझ आ जाएगा। क्लियर? सो दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग दिस वन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा ऊपर 3 लाइनें लिखी हुई हैं, यूजिंग सिस्टम, यूजिंग कलेक्शंस, यूजिंग टेक्स्ट, और फिर नीचे लिखा हुआ है नेम स्पेस डे 1 और फिर क्लास प्रोग्राम और फिर स्टैटिक वॉइड मेन, दैट्स इट। यानी आपको जिस तरह अब इसको मैं अगर आपको एनालॉजी दूं C++ या C के साथ, तो C के प्रोग्राम आप कैसे करते हैं? सबसे पहले हैश इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे हैश इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे उसके ये यूजिंग यूज होगा। हैश इंक्लूड ही यहाँ पे क्या होगा? यूजिंग यूज। मैं आपको इसी के साथ ये कंपेयर करके बताऊंगा कि यूजिंग में और उस पर क्या डिफरेंस है, वो क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ठीक है बच्चों। फिर है नेम स्पेस, तो नेम स्पेस को हम डिस्कस करेंगे कि नेम स्पेस क्या बला है। उसके बाद क्लास प्रोग्राम, आपको देखा होगा कि यहाँ पे आपको जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं उसमें शायद आपको
कोई इतनी परेशानी ना हो, देखी चीज़ें नजर आएंगी। बल्कि अगर आपने डेव C++ के अंदर अगर आप यूज़ किया तो वहाँ पे आपने यूजिंग std आप नहीं यूजिंग नेम स्पेस std आप यूज़ करते हो, तो वो यूजिंग यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। क्लास बिल्कुल वैसे ही है, क्लास जैसी C++ की है वैसे ही यहाँ भी है। क्लास को बहरहाल फिर हम डिस्कस कर लेंगे क्लास का फ़ायदा क्या होता है। और यहाँ पे एक है स्टैटिक वॉइड मेन। आपको याद होगा कि आपके हर प्रोग्राम के अंदर चाहे वो C का हो, C++ का हो, मेन का होना ज़रूरी है। इसी तरीके से दुनिया जहाँ की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो वहाँ पे कोई ना कोई एंट्री पॉइंट का होना ज़रूरी है। एक्चुअली मेन क्या होता है? एंट्री पॉइंट, यानी जहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो कोई भी चीज़ हो दुनिया जहान की उसमें एंट्री पॉइंट का होना ज़रूरी है। ये कमरा है, इसके अंदर कोई एक एंट्री पॉइंट होगा, कोई पार्क है एंट्री पॉइंट होगा, कोई शहर है उसके अंदर एंट्री पॉइंट होगा। तो C++, जावा, C#, इन सब में एंट्री पॉइंट फंक्शन का नाम क्या होता है? मेन। सबका नाम क्या होता है? मेन। ठीक है, फर्क क्या है कि यहाँ पे मेन कैपिटल के साथ M के साथ है और वहाँ पे स्मॉल m के साथ। और यहाँ पे आपको एक और डिफरेंट नजर आओगा, स्ट्रिंग की एक एरे सॉर्ट बनी हुई है, आर्गुमेंट्स। इसको अगर आप डिलीट भी कर देंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिलहाल आप इसको डिलीट कर दें। इन्हें हम कहते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। यानी अगर आप प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले कोई आर्गुमेंट पास करना चाहें तो आप इनको इसके स्ट्रिंग में वो आपके आगे कैप्चर होते। ज़्यादा डिटेल में ही आता है ना, आप डर के भाग जाओ, इसलिए पहले सिंपल चीज़ें कर लें। अब आप पहले सिंपल सा करते हैं। आप ये जो स्टैटिक वॉइड मेन है ना, इसके अंदर सिर्फ लिखें CONS। सिंपली आपने और कोई चीज नहीं करनी है। मैं सबको बता रहा था, मेरे को पता है उनके लिए नहीं, लेकिन तो नहीं पता उनके लिए। आपने अगर उसके अंदर मेन के अंदर आप आए, आपने यूं लिखा CONS। आप यूं ही ये लिखेंगे ना तो आपके साथ एक छोटी सी इंटेलिजेंट विंडो आ जाएगी। सबकी आई जी? आई? अच्छा, ये क्या, इसको क्या कहते हैं? ये जो विंडो आई है आपके सामने जिसमें बहुत सारे लाइनें आपको लिखी हुई नजर आ रही हैं, इसे क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस। ये एक आपको हिंट प्रोवाइड करती है, यानी आप क्या लिखना चाह रहे हैं। जाहिर बात है .NET के अंदर आप कोई क्लासेस यूज करेंगे, कोई फंक्शंस यूज करेंगे। .NET को तो पता है, ये एडिटर के अंदर उन्होंने एक फंक्शन रखा हुआ है कि जो ही आप लिखना चाहते हैं वो आपको हिंट देती जाती है। भाई आप क्या लिखना चाहते हैं भाई बताओ तो, ठीक है, आप क्या लिखना चाहते हैं। तो यहां पे इसका फायदा क्या होता है कि अगर आप देखें, आप अगर ये विंडो आई हुई है और आप एरो की प्रेस करें, एरो की प्रेस करें जरा, तो आप नीचे ऊपर जा सकते हैं, ना। एक्चुअली मैं लिखना चाह रहा था यहाँ पे कंसोल, तो आप लिखें CONSOL, तो वो आपको उसी एग्जैक्टली उसके ऊपर उसको हाईलाइट कर देगी। जब उसको हाईलाइट कर देगी तो आप उसको एंटर कर दें, इसका फायदा क्या होगा कि जो आप लिखेंगे, जो चीज आप लिखेंगे, जो लिखना चाह रहे थे एग्जैक्टली, उसमें एरर नहीं आएगा। बिकॉज आप कंसोल लिखने चाहते हैं तो इसको आपको हिंट दे दिया, C हमेशा कैपिटल होगा। हो गया? जाओ अलग जो मैंने 80 नंबर दिए हैं उसको पता नहीं, मैंने 80 दिए, ठीक है, भाग जा। खुश का थैंक यू होगा, खुश का थैंक यू। ठीक है बच्चों, याद रखो .NET का ये एक वे है कि इसकी जितनी भी स्पेसिफिकली क्लास लाइब्रेरी है उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट अल्फाबेट होता है किसी भी वर्ड का, वो वर्ड क्या रखता है? कैपिटल। देखिए जिस तरह में कंसोल है तो उसमें देखें आप C क्या है? कैपिटल है। इस तरीके से कंसोल डॉट करें, आप जब भी डॉट करेंगे तो वो फिर आपकी आ जाएगी। डॉट मीन्स अब कंसोल एक क्लास है, अब क्लास के अंदर उसके फंक्शन और प्रॉपर्टीज होती हैं। डॉट करके वो सारे मेथड और प्रॉपर्टीज आपको दिखा देगा कंसोल के साथ आप क्या काम कर सकते हैं। तो हम क्या इसका यूज करना चाह रहे हैं? राइट लाइन। अच्छा एक मिनट, आप स्केप प्रेस करें, स्केप प्रेस किया, वो गायब हो गई है विंडो। अब दोबारा लाना चाहते हैं तो दोबारा लाने का तरीका यह है, कंट्रोल दबाएं, कंट्रोल दबा के स्पेस प्रेस करेंगे, कंट्रोल दबा के स्पेस प्रेस करेंगे, यानी दोनों, पहले कंट्रोल फिर स्पेस, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे दोबारा आ जाएगी। मेरी बात समझ आ गई?
तो कई मरतबा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लिख रहे होते हैं तो साथ साथ आ नहीं रही होती, तो परेशान नहीं होना, कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो इंटेलिजेंस आ जाए। अब आपने यहाँ पे लिखने का है राइट लाइन, तो W क्लिक करें। जो ही W आप करेंगे तो आपको W वाले सेक्शन में ले आएगी। फिर आप लिखें R तो मजीद नीचे ले आएगी। यहाँ पे दो फंक्शन है, राइट और राइट लाइन। हम फिलहाल कौन सा यूज करना चाह रहे हैं? राइट लाइन। राइट लाइन को सिलेक्ट करें, एंटर प्रेस कर दें। राइट लाइन को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया, और उसके बाद आपने क्या डाल दिया जी? पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी अपना नाम या जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो दे दें। ठीक है जी, पैरेंथेसिस डालें, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर फॉर एग्जांपल राइट कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट का W बड़ा होगा, लाइन का L भी बड़ा होगा, यानी जितने भी वर्ड्स होंगे उसका फर्स्ट जो है वो क्या होगा? कैपिटल। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन और डबल कोट्स में। जब भी स्ट्रिंग देते हैं हमेशा किसमें देते हैं? डबल कोट्स में। तो यहाँ पे अपना जो भी आपने कोई लिखना है, मैसेज लिखना है, कोई नाम लिखना है वो लिख लें। और रन करने के लिए या तो वही डिबग, और डिबग के अंदर जाके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करें, या डायरेक्टली कंट्रोल प्लस, उसके साथ उसका वो लिखा भी हुआ है कंट्रोल प्लस F5, तो कंट्रोल प्लस F5 कर दें या उसको क्लिक कर दें। अब आपके सामने वही वाली ब्लैक स्क्रीन आ गई, वही वाली ब्लैक स्क्रीन आ गई, और वहां पे जो आप लिखना चाह रहे थे वो जो भी आपने लिखा वो आपके सामने आ गया। ठीक है, हो गया? ठीक है बच्चे, क्लियर? सो आपने एक पहला प्रोग्राम बना भी लिया, उसको रन भी कर लिया। अब थोड़ी सी हम गंदी बातों की तरफ आते हैं, जो इसके अंदर बेसिक लॉजिक है उसकी तरफ आते हैं कि ये गंदला जो हमने लिखा है ये है क्या। प्रोग्राम स्टार्ट होता है यूजिंग सिस्टम से। यूजिंग इज अ कीवर्ड, यानी आपका जो एडिटर है, .NET का एडिटर, वो जो नॉर्मली कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स का तो पता होगा आपको कि जो लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन वर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो कीवर्ड्स को नॉर्मली ये क्या करता है? ब्लू में लिखता है। इस तरह के यूजिंग लिखा हुआ है, नेम स्पेस लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ है, स्टैटिक वॉइड लिखा हुआ है, ये सारे किस में लिखे हुए हैं? ब्लू में। इट मीन ये सारे के सारे क्या है? कीवर्ड्स। यूजिंग सिस्टम, पहली लाइन क्या है? यूजिंग सिस्टम, पहली लाइन आगे से। अब ये यूजिंग सिस्टम क्या है? बेसिकली सिस्टम इज अ नेम स्पेस। जो नीचे आपके सामने एक चीज लिखी भी हुई है, नेम स्पेस डे 1 जो भी है, दिस वन। अब ये नेम स्पेस क्या होता है? नेम स्पेस फिजिकली कोई चीज होती है, ये एक लॉजिकल बाउंड्री होती है, ये एक लॉजिकल थिंग होती है। बेसिकली इसका पर्पस क्या है? बेसिकली इसका पर्पस किसी चीज को डिस्टिंग्विश करना है या किसी चीज को इंटीग्रेट करना है। यूं समझ लो कि नेम स्पेस एक बॉडी है। नेम स्पेस एक बॉडी है। बॉडी किस तरह की? मतलब जिस तरह ये बॉडी आपकी बनी हुई है, बॉडी से मुराद मेरी वो जिस तरह फंक्शन की बॉडी होती है ना, यानी दो ब्रैकेट्स के दरमियान जो चीज वो होती है। नेम स्पेस आप यूज क्यों करते हैं? यानी एक यूज समझ लो, ऊपर जिस तरह यहां पे भी देखो आपने एक बनाई हुई है नेम स्पेस डे 1, उसकी एक बॉडी बनी और बॉडी के अंदर आपने प्रोग्राम बनाया। तो इसी तरीके से ये जो यूजिंग सिस्टम है ये कुछ यूं होगा कि नेम स्पेस सिस्टम यूं होगी, जो जब उन्होंने कोडिंग की तो इस तरह का होगा, इसकी बॉडी में यहां पर उन्होंने कुछ लिखा होगा। बेसिकली नेम स्पेसेस के अंदर हम लाइब्रेरी जो है वो बनाते हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि C++ के अंदर आप हैश इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप करते हैं हैश इंक्लूड conio.h, तो ये conio.h एक्चुअली आप क्यों इंक्लूड करते हैं? इसलिए कि conio एक हेडर फाइल का नाम है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस लिखे हैं। आप उस हेडर फाइल के कोई फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो आप उसकी हेडर फाइल को क्या कर देते थे? इंक्लूड कर देते। समझ आ गई बात? ठीक है। अगर आपने स्ट्रिंग्स का काम करना है तो आप क्या करते थे? इंक्लूड string.h। ठीक है। बेसिकली ये वही हेडर फाइल्स आप कीजिए, लेकिन ये हेडर फाइल्स नहीं है, ये नेम स्पेसेस है। नेम स्पेसेस ने क्या किया कि जब
डेवलप कर रहे थे, क्लास लाइब्रेरी भी तो बनाई है ना किसी ने। ये कंसोल डॉट राइट लाइन एक फंक्शन है, किसी ने लिखा है, किसी ने तो लिखा है ना। जिसने लिखा है ये फंक्शन, उसको, उस फंक्शन को उसने किस नेम स्पेस पे रखा है, या एक्चुअली ये कंसोल क्लास है, उसको उसने किस नेम स्पेस पे रखा है, सिस्टम में। किस पे रखा है, सिस्टम। अब इसका पर्पस क्या है, नेम स्पेसेस क्यों बनाई जाती है? दो बेसिक पर्पस है। एक एम्बिग्विटीज को रिमूव करने के लिए या नेम क्लैशेस को रिमूव करने के लिए, और सेकेंडली सिमिलर चीजों को एक जगह इंटीग्रेट करने के लिए। दो बेसिक पर्पस है, एम्बिग्विटीज को रिमूव करने के लिए और सिमिलर चीजों को एक जगह इकट्ठा करने। ठीक है, जिस तरह स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शन हैं C++ के अंदर, स्ट्रिंग रिलेटेड जितने फंक्शन है वो किस में पाए जाते हैं, string.h में। तो देखो उन्होंने string.h क्यों बना दी, ताकि स्ट्रिंग रिलेटेड जितने फंक्शन है वो किस क्लास में आ जाए, string.h में आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे भी मुख्तलिफ नेम स्पेसेस है, यूजिंग सिस्टम है, आगे system.collection.generic है, system.text है, बहुत सारी नेम स्पेसेस। दो रीजंस है, एक तो ये फॉर एग्जांपल अब सारे फंक्शन एक बंदे ने थोड़ी बनाए हैं, हर बंदे ने डिफरेंट क्लास लाइब्रेरी बनाई है। तो पॉसिबिलिटी है ना कि दो बंदे क्लास का नाम सेम रख लें या फंक्शन का नाम सेम रख लें, पॉसिबिलिटी है नहीं है? अगर मैं आप सबको एक प्रोग्राम बनाने के लिए देता हूं, तो मैं ये वाला प्रोग्राम कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाता हूं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि क्लास का नाम आप में से दो बंदे कैलकुलेटर रख लें? ये भी पॉसिबिलिटी है, एक कैल्क रख ले, दूसरा भी कैल्क रख ले, तो पॉसिबिलिटी है ना। क्योंकि मैंने कैलकुलेटर बनाने के लिए दिया है, तो उसूलन आपको जो क्लास नेम रखना चाहिए वो क्या रखना चाहिए, सेम रखना चाहिए, नहीं उससे मिलता जुलता रखना चाहिए, पता चले हाँ यार ये कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है। अगर आपने ऐड का फंक्शन बनाया है तो उसका नाम आप क्या रखेंगे, सब ऐड रखेंगे, कोई ऐड रखेगा कोई सम रखेगा। तो आप दोनों अगर सबके फंक्शन को मैं इकट्ठा कर दूं तो क्या नेम कॉन्फ्लिक्ट आएगा, नेम कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ठीक है, तो यही वहां पे भी जब डॉटनेट बनाने वालों ने बनाई थी, लाइब्रेरी बनाई थी, तो मुख्तलिफ लोगों ने बनाई थी, पूरी पूरी टीम्स थी। अब हर टीम अगर अपना बना के दे देती, हाँ जी, और आखिर में तो सारी इकट्ठी होगी यहाँ पे आपके पास आई है, तो अब पॉसिबिलिटी थी कि क्या हो जाता, दो क्लासेस के नाम सेम है। तो इस कंफ्लिक्ट को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, नेम स्पेसेस बना दी, एक एक्सटर्नल बाउंड्री बना दी। अगर आपका प्रोग्राम है, आपने एक क्लास बनानी है कैलकुलेटर, लेकिन कैलकुलेटर से ऊपर आप एक और बाउंड्री, एक नेम स्पेस बना देते हैं अपने नाम से, आप अपने नाम से बना देते हैं। तो अब जब मैं उनको इंटीग्रेट करूंगा तो मैं पहले आपकी नेम स्पेस के अंदर जाऊंगा, फिर क्लास के अंदर जाऊंगा, ऐसा है ना, एक एक्स्ट्रा बाउंड्री आपने दे दी उसको अपने नाम वाली। तो अब जो एरर्स आएंगे या अब जो कन्फ्लिक्ट्स नेमिंग आएंगे वो आएंगे, वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे कि अगर मैंने किसी एक बंदे की कैलकुलेटर क्लास को यूज करना है तो पहले मैं उसकी नेम स्पेस मेंशन करूंगा, फिर उसकी क्लास मेंशन करूंगा। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर समझ आई? तो इसलिए नेम स्पेस जरूरी होती है। दूसरी बात यह है कि इकट्ठे एक जगह, फॉर एग्जांपल डाटाबेस के रिलेटेड फंक्शन या क्लासेस है तो डाटा वाली नेम स्पेस में रख दो, ठीक है। इनपुट आउटपुट वाले हैं तो उसमें रख लो, XML वाली हैं तो उसमें रख लो, वेब वाली है तो वेब में रख लो, फॉर्म्स की हैं तो फॉर्म्स में रख लो। वो अलग अलग उन्होंने नेम स्पेसेस बना दिए, ठीक है। तो नेम स्पेसेस होपफुली आपको वेग सा आइडिया हो गया होगा कि नेम स्पेस क्या बला हो। अब सवाल ये पता होता कि मैंने तो नेम स्पेस बनाया, ये यूजिंग सिस्टम क्या बला है, यूजिंग सिस्टम। अब आप अगर यूं कर लें कि ये जो नीचे दोनों है ना नेम स्पेसेस, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस और यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट, इसको डिलीट कर दें। यूजिंग सिस्टम को डिलीट नहीं करना, उससे नीचे वाली दोनों नेम स्पेसेस को डिलीट करना। और फिर भी प्रोग्राम कंपाइल करें तो आप देखेंगे कि प्रोग्राम बड़े आराम से कंपाइल हो रहा है, ठीक है। अब यूं करें कि यूजिंग सिस्टम को भी खत्म कर दें, यूजिंग सिस्टम को भी खत्म कर दें और अब कंपाइल करें। अब वो आपको एरर देगा और एरर के नीचे उसने लाइन लगा दिया। अगर आप देखें कंसोल के नीचे एक छोटी सी लाइन लगी होगी, लगी है, इसका मतलब है एरर लिस्ट लगा हुआ। और नीचे जो एरर लिस्ट आई हुई है विंडो, उसमें अगर आप देखें तो क्या कहता है, द नेम कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेक्स्ट।
कि मुझे नहीं पता कंसोल क्या बला है, मुझे नहीं पता कंसोल क्या चीज है। आपका कंपाइलर क्या कह रहा है कि आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय कंसोल। क्यों उसने ये बात कहा? इसलिए कि कंसोल एक क्लास है। ये जो हमने ये लिखा हुआ है ना कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल एक क्लास है, राइट लाइन उसका फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो क्लास है ये कहां लिखी हुई है? सिस्टम नेम स्पेस के अंदर, यानी टॉप लेवल पे ना यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस सिस्टम, उसके अंदर क्लास थी कंसोल। मेरी बात समझिए? तो अब सिस्टम के अंदर जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक आप कंसोल को एक्सेस नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आ गई? जब तक आप सिस्टम नेम स्पेस के अंदर नहीं जाएंगे तब तक कंसोल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप अब यूं करें कि सिस्टम, ये कंसोल से पहले लिख दें सिस्टम, यूं लिखे सिस्टम डॉट कंसोल, यानी ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन है इससे पहले यूं लिखते हैं सिस्टम डॉट, सिस्टम का एस बड़ा होगा, और आप कंपाइल करें। अब अगर आप कंपाइल करेंगे तो वो कंपाइल हो जाएगा। यही बात समझ गए? अब ये क्यों हुआ कि मैंने आपको बताया ना कि बाउंड्रीज बनी हुई है। सबसे ऊपर वाली बाउंड्री है नेम स्पेस की, फिर उसके अंदर क्लास की, फिर उसके अंदर फंक्शन। तो जब तक आप पहली बाउंड्री को क्लास नहीं करेंगे अगली को आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। आपने इस कंप्यूटर पे आके बैठना है, तो जब तक आप डोर से इंटर नहीं होंगे आप कभी भी इस कंप्यूटर पे आके नहीं बैठ सकते, ऐसी बात है। तो अब ये हर फंक्शन, बहुत सारी क्लासें सिस्टम के साथ, तो इस चीज को रिमूव करने के लिए कि हमें बार बार सिस्टम ना लिखना पड़े, बिकॉज हमें पता है कि हमने सिस्टम यूज करना है, तो इस चीज से बचने के लिए ऊपर हम लिख देते हैं टॉप लेवल पे यूजिंग सिस्टम। उसको मतलब ये होता है कि हम कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि भाई हम सिस्टम नेम स्पेस यूज कर रहे हैं। हम किसको यूज करेंगे? सिस्टम नेम स्पेस को, यानी सिस्टम नेम स्पेस के अंदर जो भी चीजें हमने हम यूज करेंगे। तो अब जब आप कंसोल करेंगे तो आपने कंपाइलर को पहले का बताया हुआ है कि मैंने सिस्टम नेम स्पेस यूज करनी है, तो अब उसको कोई एतराज नहीं होगा, बिकॉज उसे पता है कि सिस्टम नेम स्पेस के अंदर कंसोल एक क्लास है। पहले उसको कोई नहीं पता था कि कंसोल क्या चीज है, लेकिन जब आपने उसको बता दिया कि यूजिंग सिस्टम में करूंगा, सिस्टम नेम स्पेस को यूज कर रहा हूं, तो उसको अब पता चल गया कि ये जो कंसोल है ये सिस्टम की क्लास है। जी, कंसोल क्लास है, बिल्कुल। अभी हम उसकी तरफ आते हैं, थोड़ा सा आप मुझे टाइम दे दें। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर कंसोल क्लास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेल क्वेश्चन, वेरी वेल आस्क्ड क्वेश्चन, बिकॉज यहां पे आपको ये बात पूछनी चाहिए कि जितने भी आपके फंक्शन, अगर क्लास का कोई फंक्शन है तो आप उसको कैसे एक्सेस करते हैं? आप पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड देन उसके थ्रू डॉट करके उस फंक्शन को कॉल करते हैं, ऐसा ही है यहां पे। अगर कंसोल एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एक क्लास है, तो उसका फंक्शन हम कैसे कॉल करते हैं? आई विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन जस्ट आफ्टर दिस डिस्कशन। अभी बताऊंगा, ठीक है, फिर मैं आपको पूछूंगा। क्लास प्रोग्राम, अब आपको समझ आ गया कि यूजिंग क्या था, यूजिंग की समझ आ गई, उसका फंक्शन समझ आ गया, और नीचे वाली दोनों डिलीट किए तो उसने एरर क्यों नहीं दिया? मैंने आपको किया था ना पहले, नीचे वाली दोनों यूजिंग वाली नेम स्पेस से हटा के, तो उसने एरर नहीं दिया था। वजह, उसको यूज ही नहीं किया, उसको कोई फंक्शन हमने यूज ही नहीं किया। हम तो सिर्फ एक फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, कंसोल डॉट राइट लाइन, वो किसके अंदर था? सिस्टम के अंदर। फिलहाल हमें सिस्टम ही चाहिए, ठीक है बच्चों, क्लियर? उसके बाद नेम स्पेस के आपको पता चल गया कि ये सिंपली लॉजिकल है। अगर आप इस तरह करें, ये नेम स्पेस को क्या कर दें? डिलीट कर दें। जो आपका लिखा हुआ है ना नेम स्पेस डे 1, इसको डिलीट कर दें, वो लाइन डिलीट कर दें, और आप रन करें। और जो इसकी ब्रेसेस हैं वो मतलब नेम पे डिलीट कर दें, और जो दो ब्रेसेस हैं टॉप वाली और नीचे वाली उनको भी डिलीट कर दें। तो आप देखेंगे उसको कोई परवाह नहीं है। वो कहता है ठीक है, तो अपनी नहीं करना चाह रहे, डिसएम्बिग्विटी नहीं देना चाह रहे, तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, वो कर लेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये खुद ही दे देता है तो लिहाजा आप इसको रहने दें। नहीं भी होगी तो कोई भी फर्क उससे नहीं पड़ेगा। नेम स्पेस सिर्फ आपको ये बताता है कि डिसएम्बिग्विटी के लिए कि आपकी दो क्लासेस के नाम एक दूसरे के साथ मैच ना हो या कन्फ्लिक्ट ना हो। उसके नीचे है क्लास प्रोग्राम। क्लासेस का आपको पता है कि किसी ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट होता है। क्लास को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा हमारा एक लेक्चर होगा।
अभी तक आपको एटलीस्ट पता होगा क्लास क्या चीज़ है। क्लास के अंदर हम मुख्तलिफ डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस या मेथड्स डिफाइन करते हैं। फिलहाल हम इस पे आ जाते हैं स्टैटिक वॉइड मेन के ऊपर। स्टैटिक वॉइड मेन ये एक फंक्शन है जिसके जो हमारा एग्जीक्यूट है। आपको यहाँ पे मेन से कोई चीज डिफरेंट नजर आ रही है नॉर्मल मेन से? क्या आपने कभी C++ में मेन के साथ स्टैटिक लिखा है? नहीं लिखा। यहां पे स्टैटिक लिखना जरूरी है, यहां स्टैटिक लिखना जरूरी। क्यों? उस पे अगर आप यहां पे देखेंगे तो मेन ग्लोबल है या क्लास का मेंबर है? ग्लोबल है। कैसे ग्लोबल है? क्लास के अंदर लिखा हुआ है। अगर ये क्लास की बॉडी के अंदर लिखा हुआ तो इट मीन्स कि ये प्रोग्राम क्लास का मेंबर है। इट्स नॉट अ ग्लोबल। याद रखें C# इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ग्लोबल वेरिएबल्स, ग्लोबल फंक्शंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, फ्रंट फंक्शंस, नन ऑफ दीज violations are supported in C# और .NET और even in Java because ये OOP के concepts को violate करती हैं। So you cannot use any global function or global variable in C#। यहाँ पे जो आपका मेन है वहां पे C++ में मेन जो होता था वो क्या होता था? ग्लोबल होता था, कोई भी एक्सेस कर सकता था। यहाँ पे मेन क्या है? क्लास का मेंबर फंक्शन है। अब वो वाली इंस्ट्रूमेंट वाली बात आ गई है कि मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फंक्शन कॉल होगा। अब ऑब्जेक्ट बनेगा कब? प्रोग्राम रन होगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये तो मुर्गी और अंडे वाला हिसाब हो गया। ठीक है, देखो ना, ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेन रन होगा और मेन रन होगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, बिकॉज प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट ही वो है। तो अब क्या किया जाए? ऑब्जेक्ट बनाना है आपने, प्रोग्राम रन होना जरूरी है। प्रोग्राम रन होता है मेन के थ्रू और मेन को कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट चाहिए। मुर्गी अंडा बन गया, तो मुर्गी पहले आई या अंडा। सो इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमने मेन को क्या रख दिया? स्टैटिक। स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं? स्टैटिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। फिर बोल रहा हूं, स्टैटिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। स्टैटिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस दैट डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू इन्वोक देम और टू कॉल देम। उनको कॉल करने के लिए, उनको इन्वोक करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं। स्टैटिक फंक्शंस कैन बी कॉल्ड यूजिंग सिंपली क्लास नेम। क्लास नेम डॉट फंक्शन का नाम लिखें, वो आप कॉल कर सकते। स्टैटिक फंक्शन C++ के अंदर भी अवेलेबल है। सिंपली आप उनको डॉट से नहीं इन्वोक करते, स्कोप रेजिस्टेंस जो कॉलम होता है, स्कोप रेजिस्टेंस ऑपरेटर, उसके थ्रू इन्वोक। क्लियर बच्चों? तो अब आपका मतलब ये है कि अब मेन को आप ऑब्जेक्ट के बगैर भी सिंपली क्लास का नाम देके इन्वोक कर सकते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है, ये जो आपका रन टाइम होता है वो क्या करता है कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, बल्कि इसको चूंकि ये स्टैटिक फंक्शन है तो डायरेक्टली इन्वोक कर देता। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर? उससे नीचे आ जाओ, ये समझ आ गई स्टैटिक हमने क्यों रखा है, और स्टैटिक रखना मेन को जरूरी है। मेन मस्ट बी स्टैटिक। क्लियर? उसके नीचे वही लाइन में हमने एक ही लाइन लिखी है, एक फंक्शन आप यूज कर रहे हैं। अब जाहिर बात है यहाँ पे फंक्शन ग्लोबल तो है नहीं, कोई भी फंक्शन आप यूज करेंगे वो किसी न किसी क्लास का मेंबर हो, उसके बगैर नहीं हो सकता। वैसे फंक्शन है राइट लाइन, और राइट लाइन फंक्शन किस क्लास के अंदर लिखा हुआ है? कंसोल। कंसोल क्लास है, राइट लाइन फंक्शन है, जो कि आपकी राइट लाइन का काम क्या है कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता है और लाइन ब्रेक कर देता है। स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता है लाइन और लाइन ब्रेक कर देता है। इसी का दूसरा भाई है कंसोल डॉट राइट, सिंपल राइट। वो क्या करता है? स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देता है, लाइन ब्रेक नहीं करता। क्लियर? क्लियर? लाइन ब्रेक मींस \n जिस तरह आप डाल दो लाइन ब्रेक हो जाती है, NL डाल दो लाइन ब्रेक, यानी नई लाइन पे आ जाता है, डिस्प्ले करवा के नई लाइन पे आ जाता है। अब आप बताएं कि कंसोल डॉट राइट लाइन कंसोल फंक्शन है, सॉरी ऑब्जेक्ट है या क्लास है? तो फिर राइट लाइन कैसे हो गया? राइट लाइन इज अ स्टैटिक फंक्शन। राइट लाइन इज अ स्टैटिक फंक्शन। दैट्स व्हाई यू डोंट नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ कंसोल। वो स्टैटिक फंक्शन है, राइट लाइन स्टैटिक फंक्शन है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू, राइट लाइन स्टैटिक है तो आप डायरेक्टली इसको क्लास नेम के थ्रू कॉल कर रहे हैं। क्लियर?
अब आपका क्वेश्चन आ गया, क्लियर बच्चों? प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ग्लोबल वेरिएबल सी शार्प के अंदर नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम ग्लोबल वेरिएबल क्यों बनाते हैं, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। हम लोग ग्लोबल वेरिएबल सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि हमें फंक्शन को वो वैल्यू पास ना करनी पड़े, ना पास करनी पड़े ना रिसीव करनी पड़े, तब हम बनाते हैं, ठीक है? और वो एक गलत चीज होती है। तो अगर आपने एक वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर बनाया और उसको आपने एक्सेस दूसरे फंक्शन में करना है, तो सिंपली उसको पास करवा दें, तो वहां पे चला जाए, ठीक है? Anyways, by any means you cannot use global variables or global functions in .NET or not even in Java. जी. मैसेज बॉक्स एक अपनी मैसेज बॉक्स इज अगेन अ क्लास, शो उसका स्टैटिक मेंबर है। मैसेज बॉक्स विंडोज डॉट फॉर्म्स नेम स्पेस उसके अंदर आती है। उसका मकसद होता है एक विंडोज सी फॉर्म में आपको दिखाना। उसका एक अपना वे होता है कि एक विंडो आपके सामने छोटी सी डायलॉग बॉक्स आता है, उसके अंदर कोई मैसेज लिखा होता है और आप ओके प्रेस करते हैं, वो खत्म हो जाता है। कंसोल में चूंकि कंसोल में आप काम कर रहे हैं, इसमें विंडोज तो है नहीं, तो आप यहाँ पे मैसेज बॉक्स नहीं डिस्प्ले करवा सकते हैं। थोड़ा सा लंबा तरीका है, ठीक है? पहले उसकी नेम स्पेस यहाँ पे इंक्लूड करवाएंगे, रिंग सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स, फिर आप मैसेज बॉक्स यूज कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये थोड़ा सा निटी ग्रिटी चीजें थी, बैक एंड की चीजें, नेम स्पेस क्या होता है, और याद रखो कोई भी चीज उसको आपको पता होना चाहिए। यूजिंग सिस्टम किया है, क्यों किया? यू मस्ट नो व्हाट्स द पर्पस ऑफ यूजिंग व्हाट सिस्टम। कि नेम स्पेस जो आया ये क्या बकवास है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लास है तो डेफिनेटली आपको पता है। वॉइड अगर मेन के साथ स्टैटिक आया है तो क्यों आया है? कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल क्या चीज़ है, राइट लाइन क्या चीज़ है, तो यू मस्ट नो दैट। तो अब हम जल्दी जल्दी दो चार फंक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने वही वाली स्क्रीन आ गया हमारे सामने जिसको हम पसंद नहीं करते, काली सी, इसको थोड़ा सा नीला पीला करते हैं, थोड़े रंग डालते हैं इसके अंदर। तो अगेन कंसोल लिखें, कंसोल डॉट। मैं आपको अब इस इंटेलिजेंस का फायदा बताता हूं। कंसोल डॉट कर लें, कंसोल डॉट आपने किया और यहां पे सबसे टॉप पे आ रहा है बैकग्राउंड कलर। टॉप पे क्या आ रहा है? बैकग्राउंड कलर। इसको सिलेक्ट कर लें, एंटर कर दें। अच्छा, और यहां पे डाल दें इक्वल्स टू। अब बल्कि एक चीज करें, ठहरें, कंसोल डॉट बैकग्राउंड कलर, उसको डिलीट कर दें, बैकग्राउंड कलर को। डिलीट कर दिए। अब डॉट करें तो आपके सामने वो इंटेलिजेंस आई हुई है, या कंट्रोल स्पेस प्रेस कर दें। अब आप यहां पे जब बैकग्राउंड कलर के ऊपर आएंगे तो उसके साथ आपको एक हिंट विंडो दे रहा है, छोटी सी येलो कलर की, ये वाली। और ये रिटर्न टाइप क्या बता रहा है इस फंक्शन की, कंसोल डॉट बैकग्राउंड की? इट्स एक्चुअली अ प्रॉपर्टी। बाद में प्रॉपर्टी से कंसेप्ट पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी यूज होंगे ये डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए, आप जिस तरह आप डाटा मेंबर को डायरेक्टली वैल्यू देते हैं ना, इक्वल टू करके, वैसे इसको भी देंगे। इसकी रिटर्न टाइप आपको क्या बता रहा है? बैक कलर की। अगर ये मतलब खत्म हो जाए तो कर्सर प्रेस करें, दोबारा आ जाएगी, ऊपर नीचे करें फिर आ जाएगी। इसकी रिटर्न टाइप क्या है? कंसोल कलर। इसकी रिटर्न टाइप क्या है? कंसोल कलर। इससे आपको पता चल गया कि भाई हमने क्या देना है, इसको कंसोल कलर टाइप की कोई वैल्यू देनी है। फिर इसने दिया है नीचे, इसकी इंफॉर्मेशन दिया है, गेट्स और सेट्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ कंसोल। यानी आपको यहीं पे पता चल गया कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। क्या करता है? गेट करता है या सेट करता है? सेट मींस वैल्यू सेट करता है, गेट मींस उसकी वैल्यू गेट करता है, करेंटली क्या वैल्यू। यानी इसके थ्रू वैल्यू सेट भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं कि भाई कंसोल का बैकग्राउंड कलर क्या है। ठीक है, तो ये आपको साथ हिंट भी मिल रही है इससे। नीचे एक और चीज आ रही है, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन अभी हम नहीं पढ़ा, आगे जाके पढ़ेंगे। रन टाइम पे जो एरर आता है उसको एक्सेप्शन कहते हैं। और ये बता रहा है कौन कौन सी एक्सेप्शन इसमें पॉसिबल है, आ सकते हैं। तो आप इस तरह करें, आप बैकग्राउंड कलर करें और इक्वल टू करके करें कंसोल कलर डॉट, अपनी मर्जी का कोई भी कलर लिखें, ब्लैक नहीं लिखना, व्हाइट और ब्लैक कलर कोई भी कलर लिखें। ये लिखें इक्वल टू डालें ना, यानी कंसोल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू कंसोल कलर, कंसोल या लिख के CON करके ना कंट्रोल स्पेस प्रेस करके खुद ही आ जाएगा। कंसोल कलर डॉट करेंगे तो बहुत सारे रंगों के नाम आ जाएंगे, बहुत सारे रंगों के नाम। इनमें से कोई आप कर दें, ब्लू कर दें, सियान कर दें, डार्क सियान कर दें, रेड कर दें, येलो कर दें, कोई कर दें। और आगे में
आगे सेमीकोलन डाल दें जी। अच्छा बात सुने, आप लोगों ने वो सिस्टम हटाया था कंसोल से पहले, ऊपर यूजिंग सिस्टम लिख रहे हैं और फिर सिस्टम हटा रहे हैं। तो अगर आप इसको रन करें तो आपको आप लोगों ने सी शार्प यूज करनी है, याद रखिएगा। अगर समझ नजर आ रही तो अलग लैंग्वेज के अंदर कहीं सी शार्प वाले सेलेक्ट करेंगे तो काम करना है। ठीक है बच्चों, आपने देखा वो कुछ नीली पीली हो गई है। अब इस तरीके से आप चाहते हैं यार ये तो बैकग्राउंड हुआ है, आप फ्रंट कलर भी होना चाहिए, या और है कोई फंक्शन यूज करते हैं। कंसोल लिखें दोबारा, कंसोल डॉट। अच्छा ये जो इस तरह का बना हुआ है ना, साइन बना होता है इंटेलिजेंस में, जिसमें एक वो रेक्टेंगल बना हुआ है और छोटा सा हाथ बना हुआ है, इट मींस इट्स अ प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। और ये जो डायमंड सा बना हुआ है ब्लू से कलर का, इट मींस इट्स अ फंक्शन, इट्स अ मेथड, क्लास मेंबर। समझ आ गई? यूं समझ लो कि वो जो हाथ बना हुआ है नीचे रेक्टेंगल, वो एक डाटा मेंबर है क्लास का। डाटा मेंबर नहीं होता उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी पूरा एक कंसेप्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे। और ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है, ना जावा में ना C++ में, ये C# ने इंट्रोड्यूस करवाया या .NET ने इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है। और बीप के अंदर जो भी वो है एक डायमंड सॉर्ट की जो चीज या एक पॉलीगॉन सा जो भी गंदला सा बना हुआ है ब्लू कलर का, इट मींस इट्स अ मेंबर फंक्शन। ठीक है, मतलब है ये मेंबर फंक्शन जी। हाँ जी, बस जो भी इसको कह दो। अच्छा ये जो थंडर सा बना हुआ है ये वाला, ये कैंसिल की प्रेस, ये है हमारा इवेंट हैंडलर। जब हमने इवेंट ये ज्यादातर आप यूज करेंगे जाके विंडोज प्रोग्रामिंग में। जो आपने किया था ना बटन क्लिक, वो ये था, यानी इवेंट अगर हुआ है तो उसके अगेंस्ट हैंडल कैसे होगा, ये इवेंट हैंडलर है। अब देखो ये नीचे मैं आपको साथ साथ जल्दी जल्दी कुछ फंक्शन बता देता हूँ। ये बीप है, इस फंक्शन की मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। बीप का मतलब ये पीप की आवाज एक देगा, एक बीप की आवाज देगा। ये आपको एक बड़े मजे की इसकी आपको असाइनमेंट मिलेगी आज। बफर हाइट, बफर विड्थ इनको छोड़ दें, आपके लेवल की चीजें नहीं है। कैप्स लॉक, बूल कैप लॉक, ये क्या करता है कि यार ये पता करता है कि कैप्स लॉक ऑन है या नहीं है। सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, और ये सिर्फ गेट करता है, ये सेट नहीं कर सकता। अगर आप कैप लॉक देखें देखो ये रिटर्न क्या कर रहा है, बूल। बूल मीन्स ट्रू या फॉल्स, बूल मीन्स ट्रू फॉल्स। और नीचे लिख रहा है गेट्स अ वैल्यू, इससे सिर्फ क्या लिख रहा है, गेट्स, वेदर ऑन है या ऑफ है, ये सेट नहीं कर सकता। क्लियर मीन्स CLR कंसोल को क्या कर दो, क्लियर कर दो। कर्सर लेफ्ट, कि करंट पोजीशन कर्सर की क्या है। ठीक है, गेट तक कॉलम पोजीशन, कॉलम यहाँ कर्सर तो नहीं है, कॉलम्स होते हैं ना, कॉलम की क्या पोजीशन है। कर्सर साइज, कर्सर का साइज क्या है, टॉप, ये कर्सर के साथ रिलेटेड सारी चीजें हैं। इक्वल्स को फिलहाल छोड़ दें, ये इक्वालिटी के लिए चेक होता है, इक्वल टू के अगेंस्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्लास का है। एरर मीन्स कि कोई एरर आया है, स्टैंडर्ड एरर आउटपुट स्ट्रीम, जिस तरह सी आउट होता है, CERR होता है, कभी आपने शायद पढ़ा हो, सी एरर होता है, छोड़ दो। फोरग्राउंड कलर, अगेन जैसे आपका बैकग्राउंड कलर था वही है। फोरग्राउंड कलर इक्वल्स टू कंसोल कलर डॉट कोई भी कलर रख लें, रेड वाइट जो भी रखना चाहते हैं। पहले आपने जो कलर सेट किया था वो बैकग्राउंड का था, वो पीछे से नीला हो गया था। अब जो टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका कलर आप सेट करेंगे फोरग्राउंड के थ्रू। तो आप देखें कि बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर
आप कितने आसानी से सेट कर सकते हैं, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। ऐसा ही है, ठीक है, कुछ मजा है, आसान आसान है, ठीक है। अच्छा, और फिर आ जाते हैं जी नीचे वाली लाइन में, फिर लिखें कंसोल, ताकि हम कंसोल के बाकी कुछ फंक्शंस को देख सकें। इन यानी इनपुट स्ट्रीम आपके लेवल की चीज़ नहीं है, इनपुट इनकोडिंग को छोड़ दें, कीज अवेलेबल को छोड़ दें, लार्जेस्ट विंडो हाइट, लार्जेस्ट विंडो विड्थ, ये विंडो जो आपकी एक विंडो नजर आ रही है ना सामने कंसोल, उसकी बारे में कर रहा है कि कितनी है, इसकी हाइट कितनी है और इसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। मूव बफर एरिया छोड़ दें, नंबर लॉक को छोड़ दें, ओपन स्टैंडर्ड एरर को छोड़ दें, आउट को छोड़ दें। नीचे आए तो अब इंपॉर्टेंट आपके फंक्शन आने शुरू हुए रीड में, रीड के नीचे आए। अब ये रीड क्या करता है, सी इन इनपुट हम यूजर से लेना चाहते थे तो C++ में क्या यूज करते थे, सी इन या स्कैनअप। यहां पे आपको 3 फंक्शंस दिए हैं इसके। रीड आपको क्या रिटर्न करता है, रीड पे आए, क्या रिटर्न कर रहा है, रीड क्या रिटर्न कर रहा है, इंट, यानी इसका मतलब है जो भी की आपने प्रेस की उसकी आस्की वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू। रीड की क्या करता है, कंसोल की इन्फो रिटर्न करता है, ठीक है। obtains the next sector of function key pressed by user, the press key is optionally displayed in the console window। अब ये रीड क्या करता है, एक की आपसे लेता है, एक सिंगल कैरेक्टर आपको रिटर्न करता है और उसकी आस्की वैल्यू, लेकिन ये उस वक्त तक नहीं आगे चलता जब तक आप एंटर नहीं प्रेस करते। रीड की का ये फायदा है, आई थिंक रीड की का ये फायदा है कि इसमें आप सिंपली की प्रेस कर दें तो वो प्रोग्राम के पास चली जाती है, आपको एंटर करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और रीड लाइन जो है आप नॉर्मली इसको यूज करेंगे, ये आपको क्या रिटर्न करती है, स्ट्रिंग। पहली कैरेक्टर है, पहली दोनों कैरेक्टर आपको एक की देते हैं, तीसरा ये रीड लाइन ये पूरा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम फिर इसको यूज करते हैं। अभी देखो चूंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, जिस तरह आप करते थे ना कि पहले हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, पहले हम ये करते हैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, फिर यूजर से उसके अंदर कोई वैल्यू जाके सेव करते हैं। तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, अब रीड लाइन हम यूज करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह करें कि यहां पे लिखें स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाएं, लिखें स्ट्रिंग और आगे वेरिएबल का नाम var वैन कुछ भी रखें, यानी जिस तरह आप सिंपल एक वेरिएबल बनाते हैं ना सिंपल C++ के अंदर इंट टाइप का, उसी तरह के एग्जैक्टली वेरिएबल यहां पे वैसे ही बने। या आप एक इंट वेरिएबल बनाना है तो आप यू बना दें इंट नंबर 1 या इंट नंबर 2 नंबर 3, एग्जैक्टली वैसे, कोई चेंज नहीं, जैसे आप C++ में। अब हम किसका बनाना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग का, तो लिखें स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है, यहाँ पे C++ में भी है स्ट्रिंग, कोई भी कर ले, लाइक हम कर देते हैं var1 या var कर दें, एक वेरिएबल आपका स्ट्रिंग टाइप का एक क्या बना दें, वेरिएबल बना जी। मेन के अंदर डेफिनेटली जो भी काम होगा फंक्शन क्लास के अंदर आएगा, और जो भी आप कोई कोडिंग करेंगे वो सारी की सारी फंक्शन के अंदर करेंगे। सारा कुछ इसी करना होगा, फिर आगे सारा कुछ मेन पे करना। नहीं इधर प्रोग्राम के अंदर रीड लाइन स्ट्रिंग बना लिया, कोई स्ट्रिंग str या कुछ भी बना लें, और फिर यूं लिखें, लेट्स से आपने ये एक वेरिएबल बना लिया स्ट्रिंग var, आप यूं आप कर सकते हैं var इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन, यानी रीड लाइन क्या करेगा, एक बल्कि इससे पहले यूं आप लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, यानी एक मैसेज हम डिस्प्ले कराएंगे, प्लीज एंटर आवर नंबर या ए वैल्यू कुछ भी कर दो, तो आगे पहले उसको मैसेज डिस्प्ले है और फिर कंसोल डॉट रीड लाइन। ये वाली चीज किसकी इक्विवेलेंट है, ये जो हमने लाइन लिखी है ये इक्विवेलेंट है cin var, और ये जो हमने लाइन लिखी है ये किसकी इक्विवेलेंट है, cout प्लीज एंटर अ वैल्यू। समझ आ गई, ये वाली चीज cin var की इक्विवेलेंट, यानी var इक्वल्स टू यानी जो भी वैल्यू रीड होगी किस में रख दी जाएगी, वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हम कर देते हैं कंसोल डॉट, ये लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ लिखते यू एंटर्ड, और आगे यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर 0 डाल दें,
और फिर डबल कोट्स को ऐड करें और कॉमा DAR। ये बच्चे लिखते हुए थोड़ा सा देखना है आपने, ये लिख के फिर ये लिखने लगे ना कंसोल डॉट रीड लाइन डबल कोट्स के अंदर यू एंटर और आगे ब्रेसेस के अंदर 0 और फिर डबल कोट्स एंड करके कॉमा देके DAR। उसको हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं उस वेरिएबल, उस वैल्यू को जो हमने इनपुट की, लाइक ये स्ट्रिंग str। जी जी एंट अभी हम नहीं कर रहे ना। हो गया? कैसे बता रहा था कि ये स्ट्रिंग मिला हो गया बच्चे? जी ये पहले ठीक करें यार, उसको बता देना कि यार ये एरर दे रहा है, इसको सेट करें। मतलब ये कंसोल क्लास के सारे फंक्शन हैं, ये कंसोल एक क्लास में बहुत सारे फंक्शन हैं, सारे डॉट के बाद सारे इसके अंदर देखें। तो उन्होंने ये भी रीडिंग राइटिंग वगैरह जिस तरह आपके सी आउट इस तरह के बहुत सारे फंक्शन आईओ स्ट्रीम के अंदर होते हैं, ये सिस्टम के अंदर एक क्लास है कंसोल, उसके अंदर ये हो गया सबका या नहीं हुआ? तो इनपुट लेना आगे क्लियर? इनपुट लेना आ गया बच्चों? अच्छा, अब यहां पे मैंने एक छोटी सी चीज आपको एक्स्ट्रा करवाई है। कंसोल डॉट रीड लाइन तो आपको समझ आ गई होगी। मैंने जो नीचे लिखवाया था कंसोल डॉट राइट लाइन यू एंटर्ड और आगे मैंने ब्रेसेस के अंदर 0 लिखवाया था, ये यहां पे ये डिस्प्ले करवाने के लिए जो आपने वैल्यू एंटर करवाई थी वो क्या है? तो ये 0 आपने प्रिंट एफ पढ़ा हुआ है। प्रिंट एफ में हम करते थे ना %d वगैरह, यानी ये 0 का मतलब ये है कि यहां पे 0 की जगह पे क्या करो, पहले वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवा दो। 1 कर देंगे तो दूसरे वेरिएबल की, 2 कर देंगे तो किसी की, एंड सो ऑन। समझ आ गई बच्चों? या अगर आप ये 0 नहीं करना चाह रहे तो आसान सा तरीका ये है कि आप यूं लिख दें इसका आसान तरीका यह है कि आप यूं लिख दें कंसोल डॉट राइट लाइन। जिस तरह आपने अगर एक सी आउट के अंदर टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवाना और वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी हो तो आप क्या करते थे, सी आउट करके डबल कोट्स के अंदर पहले वो स्ट्रिंग लिखते थे, फिर उसको खत्म करके दोबारा वो इंस्ट्रक्शन साथ डाल के इंसर्शन ऑपरेटर डाल के उसके वेरिएबल की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे हम कंपैरिजन के लिए क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। यहाँ क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो आप यूं कर सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन या कंसोल डॉट राइट यू एंटर्ड
अब ये खत्म हो गया, डबल कोट्स खत्म कर दिए और यहाँ पे लिख दें प्लस, डबल कोट्स के बाहर क्या लिख दें, प्लस, और आगे लिख दें VAR है जो भी आपने लिखा है। यानी इस चीज को दोबारा यूं भी आप जी जी हाँ जी नहीं, फिर मतलब अगर आप ये स्ट्रिंग नहीं लिखना चाहते फिर सिंपली वेरिएबल का नाम लिखते वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, अगर आप कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर डबल कोट्स में कोई चीज़ लिखेंगे तो इसका मतलब है आप कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। अगर आप किसी वेरिएबल की नाम लिखेंगे तो इसका मतलब है आप उस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। सिंपल, क्लियर हो गया क्या? आप देखें कैलकुलेटर सॉर्ट की चीज बनाने की तरीका बताता हूं। यानी हम क्या करेंगे, कोई दो नंबर्स लेंगे, उनको ऐड करेंगे और डिस्प्ले करवाएंगे। दो नंबर्स लेंगे, ऐड करेंगे और डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है बच्चों, ये डंडे पढ़ना है बस, क्योंकि ये मैं चाह रहा हूँ एक कॉम्बिनेशन में हो जाए, कल कोई और टॉपिक नहीं। और इसके बाद हम एक छोटा सा पियानो बनाएंगे, पी पा पू पा करेगा कुछ, और वो आपकी असाइनमेंट भी हो, है बहुत सिंपल। ओके, देखो हमारे पास इनपुट लेने के लिए स्ट्रिंग है, यानी हम इनपुट जो ले रहे हैं वो इंटीजर नहीं ले सकते। हम इनपुट क्या लेंगे, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग का इनपुट लेना आपको आ गया, स्ट्रिंग का इनपुट लेना आ गया ना, तो हम स्ट्रिंग इनपुट ले लेंगे, लेकिन हमें जमा करने के लिए क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटीजर में या नंबर में। समझ आ गई मेरी बात? स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कन्वर्जन के लिए कोई इतना लंबा काम नहीं, आप में दिखा देते। एक्चुअली ये मल्टीमीडिया में तो बड़ी जल्दी से बड़ी तेजी से काम हो जाता है, मुझे हमें लिखना पड़ रहा है। पहले हम क्या करेंगे, दो स्ट्रिंग्स इनपुट लेंगे, यानी दो नंबर्स इनपुट लेंगे, क्योंकि वो स्ट्रिंग फॉर्म में होंगे और हमें क्या चाहिए, इंट चाहिए। तो हम उन दोनों को किस में कन्वर्ट करेंगे, इंट में, फिर उनको ऐड करके उनको डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम में यहां पे लिखता हूं, आप काइंडली इसको देखें। बाकी चीजें तो वैसी होंगी, मेन के अंदर ही आपने ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने यूं ले लिया स्ट्रिंग नंबर 1 कॉमा नंबर 2। ठीक है, पहले ये देख लें फिर लिख लीजिए। स्ट्रिंग नंबर 1 कॉमा नंबर 2, इसमें दो नंबर्स आ जाएंगे। हमें ये जो स्ट्रिंग है ना, हमें दो इंटीजर वैल्यू चाहिए। एक्चुअली हमने तो इंटीजर पे करना है, हम यहाँ पे दो इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं। इंट भी डेटा टाइप है, ठीक है, इंट n1 कॉमा n2। लेट्स से हमने ये कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, नंबर 1 इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन, और फिर हमने किया नंबर 2 इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। तो ये दोनों वेरिएबल्स हमने क्या किए, इनपुट कर लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर में। तो अगर आपने किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए फंक्शन कौन सा है, एक क्लास है कन्वर्ट। कौन सी क्लास है, कन्वर्ट। तो हम यूं करते हैं n1 इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट, अब आगे जिसमें भी करना चाहते हैं 2 आप यहाँ पर कर दें 2 int 32, आप 2 int 32। ठीक है, इसके थ्रू आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट को डेसिमल में कर सकते हैं, डेसिमल को int में कर सकते हैं, सारे कन्वर्ट डॉट 2 को सारे कंसोल डॉट 2 int 32, और यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं नंबर 1। और इसी तरीके से हम उसको भी कर देते हैं n2 इक्वल्स टू कंसोल डॉट कन्वर्ट डॉट
कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 और ये आ गया नंबर 2। तो अब ये आपके पास n1 और n2 में दो नंबर आ गए। अब आप सिंपली यूं करें इंट n3 कर दें इक्वल्स टू n1 प्लस n2 और उसके बाद कर दें कंसोल डॉट राइट लाइन n3। ये आपका छोटा सा कैलकुलेटर। अब जरा ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या करें, स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल्स बना दें। और दो यानी जिसके अंदर आप इनपुट लेंगे जी। मसला ये है कि हमें जो कंसोल डॉट रीड लाइन फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग। हमारे पास नंबर रीड करने के लिए फंक्शन ही नहीं है, लाइब्रेरी ही नहीं है। फंक्शन होता तो हम डेफिनेटली वही यूज करते, लेकिन हमें जो फंक्शन दिया गया वो उसने कहा है आप क्या रीड कर सकते हैं, स्ट्रिंग रीड कर सकते हैं। नंबर या इंटीजर रीड करने के लिए आपके पास कंसोल का या इसका कोई भी फंक्शन अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, पहले स्ट्रिंग लिया, फिर उसको किसमें कन्वर्ट किया, इंटीजर में खुद ही कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है, और फिर उन दोनों को जमा कर लिया। तो पहले दो स्ट्रिंग्स बना लें, फिर दो इंट टाइप के नंबर्स बना लें। उसके बाद आप नंबर 1 इक्वल्स टू जी नहीं, अब इसके बाद सिर्फ हमने रीड की कर देना है, यही चीज़ है, वो बाद में आप वीडियो में देख सकते हैं। और पहले एक को स्ट्रिंग को रीड करें, फिर दूसरी को करें। ये हम एक्चुअली स्ट्रिंग की वैल्यू ले रहे हैं, और उसके बाद हम इसको क्या करें, कन्वर्ट कर लें उसको। कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्लास है कन्वर्ट, ये भी नेम स्पेस सिस्टम के अंदर ही है कन्वर्ट। कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, 2 इंट 16 भी है, 32 भी है, 64 भी है। क्योंकि हमारा इंटीजर 32 बिट्स का होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 इंट 32 उसको कर लें। और यहाँ पे इसको बता दें कि इसको कन्वर्ट करना है 64 लॉन्ग के लिए। लॉन्ग जो होता है वो 64 बिट्स होता है ना। ये आपको बताऊंगा एक्चुअली, इसको हम कहते हैं CLS, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। कॉमन लैंग्वेज सिस्टम है, वो थोड़ा सा आगे जाए ना, थोड़ा आपके हाथ में स्ट्रांग हो जाए, तो फिर उसमें बताऊंगा ये कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, कॉमन लैंग्वेज सिस्टम, ये क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे हम पहले स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद
आप प्लस भी यूज कर सकते हैं और ब्रेसेस वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। कंट्रोल F5 के थ्रू रन करें। हुआ है किसी का? हो गया? सम हो गया? नहीं हुआ? एरर नहीं। आपको बताया ना, जब भी लिखे फंक्शन, अच्छा फंक्शन वगैरह जब भी लिखे तो हमेशा इंटेलिजेंस के थ्रू लिखें, उसमें आपके एरर के चांसेस नहीं होते। ठीक है, दो नंबर को हो गया बच्चों? किसी का प्रॉब्लम हो नहीं? ओके, बी क्विक। अभी जल्दी से यहाँ नहीं बताता हूँ, आप तो समझ ही कर लूँगा, आप उसको देख लीजिएगा, प्रोग्राम साथ लीजिएगा, अभी आपकी असाइनमेंट भी है। हम एक थोड़ा सा पियानो बना लें। पियानो उसका नहीं होगा, बहुत अच्छा सा होगा, सिर्फ एक की आप प्रेस करेंगे तो और आवाज़ आएगी, दूसरी की प्रेस करेंगे तो थोड़ी ची चार चूं होगी। पता नहीं इसमें आती है नहीं आती, लेकिन वो पीसी में होती थी पुराने ज़माने में। एक हमारे पास एक फंक्शन है कंसोल डॉट बीप। आप इस तरह करें, एक नया एक प्रोग्राम बना लें, नया एक प्रोजेक्ट बना लें कंसोल पे, उसका नाम रख लें माय पियानो या कुछ भी उसका नाम रख लें। नया ओपन कर लिया बच्चों? यहां पे आप यूं करें कि एक फंक्शन लिखें कंसोल डॉट बीप। अगर आप कंसोल डॉट बीप देखें तो ये आपसे इसके दो ओवरलोडेड फंक्शंस हैं। आपने कंसोल डॉट बीप लिखा और जो ही वो डाली पैरेंथेसिस डाली, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस, तो उसने आपको एक हेल्पिंग विंडोज सॉर्ट की चीज दे दी। उसमें लिखा हुआ था प्ले द साउंड ऑफ अ बीप थ्रू द कंसोल स्पीकर, लिखा हुआ है, और यहां पे 1 of 2 भी लिखा हुआ है। इट मींस के बीप फंक्शन के दो ओवरलोडेड फंक्शंस हैं। यानी एक इसका फंक्शन है जो कोई भी वैल्यू नहीं लेता, और फिर आप डाउन एरो की प्रेस करें तो दूसरा आ जाएगा डाउन एरो की प्रेस करने के ऊपर, और इसमें कितनी है? 2, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो बीप की और कितनी ड्यूरेशन के लिए रहे। ठीक है, तो 37 से लेके 32,767 हर्ट्ज तक की आपकी कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं। ये फर्स्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम कोई भी दे देते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे दे देते हैं 1000। पहला हमने इसको पैरामीटर या आर्गुमेंट क्या दिया? 1000। ड्यूरेशन हम क्या कर देते हैं जी? 10 मीन्स 10 मिली सेकेंड, या इसको 100 कर दें ताकि थोड़ी सी अगर बजती भी है तो आवाज़ तो आए एटलीस्ट। ठीक है, 1000 और 100, और इसको रन करें। कंसोल डॉट बीप एक फंक्शन जो बीप क्रिएट करता है, ये दो वैल्यूज देता है। पहला आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, दूसरा ड्यूरेशन। पहले में दे दे 1000, दूसरे में दे दे 100, यानी 1000 हर्ट्ज की साउंड होगी और 100 मिली सेकेंड्स तक रहेगी। इसको रन करें, कोई आवाज़ आती है? जी, पहली होगी कि इसकी वो क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, दूसरी होगी कि इसका ड्यूरेशन, मिली सेकेंड्स। यानी 100 मिली सेकेंड का मतलब है कि 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा। बस खत्म हो। यहाँ पे मेरे लैपटॉप में भी आवाज़ नहीं आ रही, आपको भी शायद नहीं आ रही।
कंसोल स्पीकर्स के ऊपर ये होता है, ठीक है। कंसोल स्पीकर हो तो फिर आनी चाहिए वैसे, क्योंकि क्लास में जब मैंने करवाया था तब तो आई थी उस, या शायद उस वाले लैपटॉप में कंसोल स्पीकर होगा। एनीवेज ये होता है, आप मेरी बात पे यकीन कर लें, ठीक है। अब आइए इस पे आइए ना, मैंने ठीक कहा था। इसको मैंने क्या किया, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कर दिया 10,000 और रेंज भी करते हैं 1000। अब तो जरूर आई होगी, फ्रीक्वेंसी कर दें 10,000 और रेंज ड्यूरेशन 1000। अब भी नहीं आ रही, इस पे नहीं, लैपटॉप पे जब मेरी यहाँ पे आ रही है, मैं यहीं पे बना के आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो पियानो हम कैसे बनाना चाहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी की प्रेस हो वो डिफरेंट साउंड। अब देखिए मैं अब दो यहाँ पे बीप के दो फंक्शंस लिखता हूँ, कंसोल डॉट बीप। एक के अंदर मैंने फ्रीक्वेंसी रखी हुई है 10,000, दूसरे के अंदर मैं रख देता हूँ 20,000 और तीसरे के अंदर रख देता हूँ 30,000। अब आपको थोड़ा सा इसका बेसिक लॉजिक पता चल जाएगी। अब मैं इसको रन करने लगा हूं, आप जरा कान इधर लगाएं। तीसरी दरम्यान वाली 20,000 वाली आई डोंट नो क्यों नहीं आई। अच्छा 20,000 शायद ज़्यादा हो गया कि मैंने हो गया, अब ठीक हुआ है, ठीक है। ये हम क्या किया है कि मैंने 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रख दी है, तो वो आपको थोड़ा सा एक बन गया। अब इंटरेक्टिव रखना चाहते हैं हम चाहते हैं बंदा की प्रेस करे तो एक बीप आए, थोड़ी देर के लिए 100 मिली सेकेंड या 1000 मिली सेकेंड के लिए, दूसरी की प्रेस करे तो दूसरी आए। यानी ए प्रेस करता है तो 1000 हमने रख दिया उसका, बी करता है या अगला एस करता है तो 2000, मतलब 1000 होती जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मसला क्या है, इनपुट हमने क्या लेना है, की लेनी है और की के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करवानी है, की लेनी है और उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करवानी है, ठीक है, उस की बेस पे। अब हमें मसला क्या आता है कि इनपुट जब हम लेते हैं तो हमें एंटर करने की जरूरत पड़ती है। हम नहीं चाहते कि ये तो नहीं होता ना, ए दबाएं फिर एंटर करें, फिर बी दबाएं फिर एंटर करें। ये अच्छा पियानो है जिसमें एक हाथ उधर लगा रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे हम चाहते हैं कि भाई जब इनपुट ले तो हमें एंटर ना प्रेस करना पड़े। इस तरह गेट सी एच है, गेट सी एच एक्चुअली क्या करता है, कैरेक्टर इनपुट देता है, लेकिन उसमें आपको एंटर की जरूरत नहीं होती। तो हमारे पास यहाँ पे उसके अगेंस्ट क्या है, रीड की, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, एक लूप लगा देता हूँ, जाहिर बात है बार बार वो करे ना, लूप लगा देता हूँ एक वाइल ट्रू का। वाइल, जिस तरह आप वाइल 1 लगाते थे ना C++ में, यहाँ वाइल 1 नहीं होता, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाइल ट्रू। क्या लिखेंगे, यानी इनफिनिट लूप आप इस तरह लगाएंगे, वाइल ट्रू, ठीक है बच्चों। वाइल ट्रू का आपने एक लूप बना दिया, इसका मतलब यह है कि ये चलता रहेगा, या आप थोड़ी ड्यूरेशन के लिए करना चाह रहे हैं, कुछ 1 से लेके 100 तक करने के 100 मरतबा की प्रेस करें या वट, मैंने वाइल ट्रू कर दिया, ठीक है। जब तक वो कहेगा वो चलता जाएगा। अब मैंने करना क्या, यूजर की इनपुट लेनी है, की इनपुट लेनी है, तो मैं यूज कौन सा करूंगा, कंसोल डॉट रीड नहीं करूंगा, क्योंकि रीड मुझे इंट वैल्यू तो देता है, यानी की का तो बताता है कौन सी की प्रेस हुई है, लेकिन उसमें एंटर चाहिए। रीड लाइन भी नहीं करूंगा कि इसके उसमें मुझे क्या चाहिए, एंटर चाहिए। रीड की मैं करता हूं, इसमें ये हमें रिटर्न क्या करेगा, कंसोल की इन्फो। क्या रिटर्न करेगा, कंसोल की इन्फो। ये एक क्लास है, क्लास तो नहीं कहना चाहिए, स्ट्रक्चर है, उसका एक वेरिएबल रिटर्न करेगा। यानी हम पहले वेरिएबल, जिस तरह रीड लाइन के अगेंस्ट हमने वेरिएबल कौन सा लिया था, किसमें वैल्यू ली थी, स्ट्रिंग में। अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं यूज करेंगे, बल्कि किस क्लास का वेरिएबल यूज करेंगे, कंसोल की इन्फो का। तो ये रीड की है और बूल इंटरसेप्ट, यहाँ पे आप इसको दे दें जी ट्रू। कंसोल रीड की के लिए आपको चाहिए क्या, कंसोल की इन्फो टाइप का आपने एक पहले वेरिएबल बना लें, ये वाइल से पहले ही बना लें, कंसोल की इन्फो, ओके
मैं यहाँ करके फिर वहाँ पे आपको कोड लिख के देता हूँ, बिकॉज मैं तैयारी वारी कोई भी नहीं करके आता, बस यहीं आगे जो कुछ करना होता है। क्लास में कभी तैयारी करके नहीं गया, वहीं जाके जो कुछ हो गया, जो एरर आए वही रिमूव किए, नहीं रिमूव हो तो कहा कल करेंगे। ठीक है, तो ये के हमारे पास आ गया जी, कंसोल के इन्फो। अब ये के डॉट की कैरेक्टर की कैरेक्टर, मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जो कंसोल के इन्फो होता है इसका एक प्रॉपर्टी है की कैरेक्टर, यानी इसके थ्रू आप ये देखते हैं कौन सा कैरेक्टर आया है। आपको पता है ना कि हर कैरेक्टर की एक आस्की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो उस आस्की वैल्यू के अगेंस्ट हम थोड़ा सा काम यहाँ पे करेंगे, उसको मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे। फॉर एग्जांपल ए की आस्की वैल्यू है 65, तो 65 को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें तो क्या बन जाएगा 6500, ठीक है। 66 का 6600, तो वो उसकी क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, और आगे हम ड्यूरेशन खुद से देंगे, ठीक है। ये हमने इंट के अंदर इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कैरेक्टर सी को, सिंपली उसका मैं अभी आपको वे बताता हूँ। और उसके बाद हम क्या करते हैं जी, इंट वी ए एल इक्वल या फ्रीक्वेंसी, इंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, और यहाँ पे कर देता हूँ जी कंसोल। यहाँ पे हमने क्या किया, की गेट की के अगेंस्ट उसकी आस्की वैल्यू गेट की, और फिर आस्की वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 100 किया ताकि फ्रीक्वेंसी की रेंज बन जाए। और फिर उसके बाद उसको क्या हमने करवा दिया, कंसोल डॉट बीप के अंदर वो वाली फ्रीक्वेंसी दे दी, और ड्यूरेशन फिलहाल में दे देता हूँ 1000 ही, या 500 दे देते हैं, लेट्स से 500 दे दी, ठीक है। और अब इसको रन करके चेक करते हैं, और इसने हमें एरर दे दिया है कंसोल डॉट। अच्छा, मैं अब कुछ लिखने लगा हूँ, डिफरेंट आ रही हैं आपको साउंड्स, इसमें इतना ज़्यादा चूँकि उसका फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस नहीं आ रहा, शायद उस वजह से आपको शायद। और इसमें एक तो मैंने रखी हुई है 500, इसकी जो ड्यूरेशन है, मैं इसको 100 कर देता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। हाँ, कोई भी की जा रही है, हम कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं, ये एंटर है, ये है, ठीक है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी हमने एक छोटी सी आपकी इंटरेस्ट के लिए एप्लीकेशन बनाई है कि चीज़ें इतनी मुश्किल होती नहीं है, ठीक है। वैसे आप कहते यार पियानो बनाओ, कोई भी की प्रेस हो उसमें अलग से आवाज़ आए तो शायद आपको बड़ा अजीब सा लगता, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने किया है, अब आप इसकी सिंपली है फ्रीक्वेंसी, अब मैंने x पहले मल्टीप्लाई बाय 100 किया था, अब मैं 150 करके चेक करता हूँ। अब जाहिर बात है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, ये हल्की होती जा रही है। 50 के साथ करते हैं, सिंपल 50 या 70 के साथ करके चेक करता हूँ। तो ये फ्रीक्वेंसी आपने बस देखनी है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं छोटा सा इस पूरे का प्रोग्राम का कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहले मैंने क्या किया, कंसोल की इन्फो का एक के नाम का एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, जिसका स्ट्रिंग का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था। अब हमने किसका बनाया, कंसोल की इन्फो का। फिर मैंने व्हाइल का एक लूप लगा दिया, इनफिनिट लूप लगा दिया, और यहां मैंने यूं किया कि k इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड, क्या था, रीड की ये कर दिया, और यहां पे मैंने इसको ट्रू कर दिया। ये ट्रू दरमियान में ये रीड की को ट्रू करने का पर्पस क्या है, ट्रू करने का पर्पस ये है कि जो भी आप की प्रेस कर रहे हो वो कंसोल के ऊपर ना डिस्प्ले हो। जिस तरह गेट ch होता है, आप कैरेक्टर ले लेता है लेकिन डिस्प्ले नहीं करवाता। गेट ch होता है तो वो कैरेक्टर डिस्प्ले भी करवाता है। अगर आप रीड की के अंदर ट्रू लिख देंगे तो वो डिस्प्ले नहीं करवाएगा।
ट्रू नहीं लिखेंगे तो वो कैरेक्टर भी डिस्प्ले करवा देगा। लेट्स से मैं इसको ट्रू को हटा के देखता हूं। तो अब यहां पे ठीक है, ये सारे अब नजर ये यहाँ पे हम मुझे नजर भी आ रहे हैं। तो ट्रू लिख देंगे तो वो आपको नजर कुछ भी नहीं आएगा कि भाई क्या चीज वहां पे आ रही है। ये कंसोल की इनपुट आएगा, कोई भी वेरिएबल रख लें, मैंने के रख लिया, आप इसको क्यों रख लेते हैं, के वाई रख लें, एबीसी रख लें, कुछ भी रख लें, ये तो हमने एक वेरिएबल का नाम रखा है, ये एक्चुअल चीज है, ये क्लास है, इसका ये वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। उसके बाद वाई ट्रू के अंदर ये क्यों मैंने किया, जाहिर बात है कंसोल की मुझे एक वैल्यू रिटर्न करता है, वो इस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए ये मैंने वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे क्या रख दिया, के रख दिया, ठीक है। और उसके बाद ये अब मेरे पास के किसमें आया हुआ है, कंसोल की इन्फो में। अब इससे मैंने की एक्सट्रैक्ट कर दी, रीड लाइन हमने इसलिए नहीं यूज किया कि उसमें हमें एंटर करना पड़ता है। यहाँ पे हम सिंपली कोई की प्रेस करेंगे, वो के में चली जाएगी और हमें एंटर नहीं प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब के किस टाइप का, कंसोल की, इसके अंदर से हमने क्या निकालनी है, की निकालनी है। तो की निकालने के लिए इसी के का एक एट्रीब्यूट समझ लें, उसका एक डाटा मेंबर समझ लें, एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी सूझेगा, अभी आपने ऊपर ही नहीं है, जब पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है, डाटा मेंबर और प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। तो इसका एक फंक्शन है की, एक एट्रीब्यूट है की कैरेक्टर। मैं यूं करता हूं, लेट्स से एक कैरेक्टर मैंने रख लिया, कैरेक्टर सी इक्वल्स टू के डॉट की कैरेक्टर, यानी के, ये जो के हमने लिया है, ये वाला जो के लिया है, इसके अंदर कौन सा की कैरेक्टर है, कैरेक्टर कौन सा है, तो मुझे एक कैरेक्टर दे देगा ए बी सी डी, जो भी कैरेक्टर इनपुट हुआ है। अब मुझे कैरेक्टर नहीं चाहिए, मुझे उस कैरेक्टर की वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू, आस्की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि डायरेक्टली सिंपल कास्टिंग के थ्रू इसको यूं कर लेता हूं कि इंट, लेट से मैंने x बनाया, इंट x इक्वल्स टू, यहां पे लिखा इंट और यहां पे लिख दिया c, यानी c को किस में कन्वर्ट करो, इंट में कन्वर्ट करो, और उसको किसको असाइन कर दो, x को। कन्वर्ट के ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, कन्वर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं या डायरेक्टली कास्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर बजाते खुद एक इंटीजर ही होता है, बैक एंड पे कैरेक्टर जो है उसमें इंटीजर ही स्टोर होता है, क्योंकि आस्की ही होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास यानी x में क्या आ गई, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू आ गई। अब ये चूंकि काफी वैल्यू छोटी होगी, 65 फ्रीक्वेंसी काफी कम है, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स से मैंने यू रख दिया, एक वेरिएबल बनाया इंट फ्रैक नाम का कोई भी, या कोई भी वेरिएबल ए बी सी डी कोई भी आप बना सकते हैं, इंट फ्रैक इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी उस फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई किया, अगर 65 है तो क्या हो जाएगा, 6500 हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो इससे अब क्या हुआ, इंट फ्रैक हमने कर दिया। अब हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे आके ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने यहाँ लिखा अपना कंसोल डॉट गीक, यहाँ पे इसको पहले में दे दिया फ्रीक्वेंसी और दूसरा दे दिया 100, यानी ड्यूरेशन 100 के लिए इतनी फ्रीक्वेंसी की बीप आप जनरेट कर जी। होती है, अब इसको जैसे 100 से मल्टीप्लाई किया ना, यहां पे नहीं एक्सीड कर रहा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर मर्तबा x की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x की वैल्यू 65 हुई तो वो 6500 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बिकॉज जब आप की प्रेस करेंगे तो मे बी कि वो 90 आ जाए, 90 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा तो वो 9000 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इतना सा टोटल प्रोग्राम है, और ये आपके यहाँ पे आपका वाइल का लूप खत्म हो गया। और ये आप घर पे जाके अपने लैपटॉप पे या ऐसे पीसी पे जिसके अंदर कोई मौजूद है छोटा सा कंसोल स्पीकर, स्पेसिफिकली जो IBM वगैरह के जो ब्रांडेड आते हैं उनमें भी होता है, ठीक है, ये बनाए, ये आपका छोटा सा पियानो बन गया। और अगर आपने बड़ा पियानो ओरिजिनल बनाना हो, मिडी वाला, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। आपने पियानो कभी यूज किया है, सॉफ्ट पियानो, सॉफ्टवेयर आता है ना एक पियानो का, तो वो भी किसी ने बनाया है, वो प्रोग्रामिंग, वो में नॉर्मली बना हुआ है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, लाइब्रेरीज और जो साउंड्स हैं, जो
वो आपको प्रोवाइड करती है मिडी की, वो यूज़ करनी है। फिर आप जब की प्रेस करेंगे तो प्रॉपर एक साउंड निकलेगी, लेकिन वो भी इतनी मुश्किल नहीं। जिस तरह ये आसान है, इस तरह वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। सो प्रोग्रामिंग वैसे है भी बहुत ज़्यादा आसान चीज़। इसमें सिर्फ जो आपको चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए?